फैंग यूजी, जो चेन जियांग को गले लगा रही थी, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ सुंदरता से सो गई। सुबह चेन जियांग ने यूए एर की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनी। इससे वह और फैंग यूजी दोनों जाग गए, और हालांकि आसमान अभी पूरी तरह से उजला नहीं था, फिर भी कमरे में हल्की नीली रोशनी तैर रही थी। ये प्रकाश की किरणें शुई बिंगयान के शरीर से निकल रही थीं। इस समय चेन जियांग, फैंग यूजी और यूएर सभी जाग गए थे। ऐसा लगता है कि वह एक सफलता के कगार पर है। इस समयावधि में उसने ज्यादा प्रशिक्षण नहीं लिया है। यूएर बेहद हैरान थी क्योंकि वह फैंग यूजी और उसके बिस्तर की ओर उड़ी। फैंग यूजी ने कहा, अतीत में जब वह रात में मेरे साथ सोती थी तो उसे भी इस तरह का नींद का अनुभव होता था। उस समय मैंने उससे पूछा, उसे खुद नहीं पता था कि क्या चल रहा था। चेन जियांग और बाकी लोग किनारे से देख रहे थे। भोर होने के बाद शुई बिंगयान के शरीर से नीली रोशनी निकलना बंद हो गई। वह भी इस समय जाग चुकी थी। जब शुई बिंगयान जागा तो उसने देखा कि चेन जियांग और बाकी लोग उसे देख रहे थे। इस समय उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। जाहिर है कि यह उस नीली रोशनी की वजह से था जो उसने कुछ पल पहले उत्सर्जित की थी। सभी को सुप्रभात। शुई बिंगयान ने चेन जियांग और अन्य लोगों को देखकर मीठी मुस्कान दी और जल्दी से अपने शरीर पर से कपड़े उतार दिए, इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि चेन जियांग क्या महसूस कर रहा था। इस खूबसूरत बर्फ सफ़ेद शरीर को देखकर चेन जियांग शून्य भाव से देखता रह गया, लेकिन उसकी आंखें तुरंत फैंग यूजी के जैद हाथों से ढक गईं। शुई बिंगयान ने बैंगनी स्कर्ट पहन ली। फैंग यूजी तुरंत उसके पास गया और उसके कपड़े ठीक करने में मदद की और उसे याद दिलाया, बिंगयान, भविष्य में जब कोई पुरुष आसपास होगा तो तुम अपनी मर्जी से अपने कपड़े नहीं उतार पाओगी। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पहले भी ये बताया था, लेकिन बड़े भाई शेन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मुझे कपड़े पहनना भी सिखाया। उन्होंने मुझे मेरे सारे कपड़े दिए। शुई बिंगयान ने चेन जियांग को देखा और बस उसे देखकर मुस्कुराया, जिससे चेन जियांग खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। ये शुई बिंगयान वास्तव में बहुत मासूम और प्यारी थी। वह उसे बहुत पसंद करता था। बिंगयान, जब तुम सो रही थी तो तुम्हारे शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी और तुमने अपने कपड़े भी गीले कर लिए थे। क्या हो रहा है? चेन जियांग ने पूछा। जब तुम अभी सोई थी तो क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? शुई बिंगयान ने फैंग यूजी को देखा और क्योंकि फैंग यूजी ने उससे पहले भी इस बारे में पूछा था, उसने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मुझे बस महसूस हुआ कि मुझे अभी सोते समय थोड़ी गर्मी लग रही थी और फिर मेरे शरीर से पसीना आने लगा। शुई बिंगयान को खुद भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वह और अन्य लोग भी निश्चित रूप से उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चेन जियांग फैंग यूजी को पुनर्जनन डैंग को परिष्कृत करना सिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे और फैंग यूजी को जीवित वध विधि के साथ दोहरी खेती करनी होगी और कुछ आत्मा ऑर्ब्स को संघनित करना होगा ताकि वे पुनर्जनन डैंग के अवयवों की नकल कर सकें। यूएर और फैंग यूजी आंगन में खेल रहे थे। क्योंकि उसे चिंता थी कि शुई बिंगयान परेशानी खड़ी कर देगा, इसलिए फैंग यूजी ने उसे आंगन से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। चेन जियांग और फैंग यूजी गुप्त कमरे के निचले हिस्से में थे। जब वे जीवित मारे गए विधि से दोहरी साधना कर रहे थे तो चेन जियांग ने दिव्य आत्मा के माध्यम से फैंग यूजी को आत्मा सुदृढ़ीकरण तकनीक भी दी थी। इसके अलावा फैंग यूजी को यह भी स्पष्ट रूप से याद था कि चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आत्मा सुदृढ़ीकरण तकनीक का उपयोग करता था। मुझे पता है कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाता है। बेटा, तुम बहुत अद्भुत हो। तुम वास्तव में इस विधि को समझने में कामयाब रहे। फैंग यूजी बेहद खुश था और उसने चेन जियांग के मुंह पर चूमा। बाहर जाओ और बिंगयान को देखो। मैंने हमेशा उसे और मुझे अतीत में गुप्त कमरे में रहने दिया है, तुम्हें भी उसके साथ खेलने जाना चाहिए। चेन जियांग और फैंग यूजी ने एक पल के लिए चुंबन लिया, फिर गुप्त कमरे से बाहर चले गए। जब वे बाहर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। शुई बिंगयान और यूए छत पर बैठे थे और दूर से डूबते सूरज को देख रहे थे। शुई बिंगयान अभी भी अपने हाथों में एक मीठा फल पकड़े हुए थी, जिसे उसने पहले भी कई बार चबाया था। चेन जियांग हल्के से ऊपर कूद गया और शुई बिंगयान के पास आया, हंसते हुए, आपको ये फल किसने दिया? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शुई बिंगयान ने फल आगे बढ़ाया। बड़े भाई शेन, खाओ। अगर तुम इसे खा लो तो बेहतर है। मैंने ये फल बहुत ज्यादा खा लिया है। फिर उसने वह दिव्य फल निकाला जो हुआंग जिनटियन ने उसे दिया था। ये दिव्य फल बहुत ही सुगंधित फलों का रस पैदा कर सकता था और इसमें से फल का एक छोटा टुकड़ा काटा जा सकता था। शुई बिंगयान ने एक घूंट लिया और बार बार उसकी तारीफ की। उसे चिंता थी कि वह अब और नहीं पी पाएगी, इसलिए उसने एक छोटा घूंट लिया। बिंगयान, क्या तुम्हें वह जगह याद आएगी जहां तुम पैदा हुई थी? शुई बिंगयान ने पूछा। शुई बिंगयान एक दाव आत्मा थी, लेकिन वह हम लोगों से अलग नहीं थी। उसे प्राकृतिक रूप से जन्मी जीवन प्रकृति माना जा सकता है और वह बहुत शक्तिशाली थी। मैं वापस नहीं जाना चाहता। अंदर बहुत बोरिंग है। किसी ने मुझे कुछ भी दिलचस्प नहीं बताया। मेरे पास खेलने के लिए यूएएर भी नहीं है। शुई बिंगयान ने अपना सिर हिलाया। मैं वापस नहीं जाना चाहता।
चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं तुम्हें और भी अधिक दिलचस्प चीजें करने के लिए एक और भी अधिक दिलचस्प जगह पर नहीं ले जाता। शुई बिंगयान ने प्रत्याशा से सिर हिलाया। जब वे छत पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि तीन बू भाई ऊंची आवाज में उनके पास वापस आ रहे थे। जब तीन बू भाइयों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने चेन जियांग और शुई बिंगयान को छत के ऊपर सूर्यास्त देखते हुए देखा। बेटे, छोटी बहन कहाँ है? रीजनरेशन डैन की कीमत बढ़ गई है और अब यह 1,500,000 में बिक रही है, जो पहले से 1 मिलियन से भी अधिक है। सबसे बड़ी गू चिल्लाए। इससे पहले, क्योंकि कोई फैंग यूजी के खिलाफ जाना चाहता था, चेन जियांग ने खुद को दिखावा किया था और आयकर बेचा था जो मूल रूप से लाखों शेन युआन पत्थर के लायक था, लेकिन अब यह अचानक बढ़कर 1 मिलियन और 500,000 हो गया था। चेन जियांग बहुत हैरान था। यह अचानक इतना क्यों बढ़ गया? क्या कोई इसे खरीदता है? चेन जियांग ने पूछा। उसके पास 7 रीजनरेशन डैन थे और उसने पहले ही उन्हें आसानी से परिष्कृत करने का एक तरीका खोज लिया था, इसलिए उसने और फैंग यूजी ने वापस लड़ने की योजना बनाई। अभी तक किसी ने इसे नहीं खरीदा है, लेकिन ये जल्द ही उपलब्ध होगा। उस समय बॉक्सिंग हॉल, स्वॉर्ड हॉल और अन्य सभी के पास इस तरह की हीलिंग पैलेट होगी। वह साथी जिसने पहले रीजनरेशन डैन को बहुत सस्ते में बेचा था, उसे अब कुछ पैसे वापस कमाने चाहिए, इसीलिए उसने अचानक कीमत बढ़ा दी। सबसे बड़े गू ने कहा, क्या ये संभव है कि छोटा जूनियर अब और अधिक रीजनरेशन डैन को परिष्कृत करने की योजना नहीं बना रहा है? दूसरे भाई गू ने कहा, अब जबकि रीजनरेशन डैन की सारी सामग्री उस आदमी ने खरीद ली है, तो वह कमीना रीजनरेशन डैन की बहुत सारी सामग्री जमा कर रहा है। उस आदमी ने गोलियां कम कीमत पर बेची और रीजनरेशन डैन की सामग्री ऊंची कीमत पर खरीदी। एक तरफ ये रीजनरेशन डैन के रूप में अपनी ताकत और अपनी क्षमता का प्रचार करना है, और दूसरी तरफ ये बड़ी प्रतियोगिता के आने का इंतजार करना और ढेर सारा पैसा कमाना है। चेन जियांग ने कहा, बड़ी प्रतियोगिता के दौरान अन्य ताकतें भी आएंगी, है ना? सबसे बुजुर्ग गू ने अपना सिर हिलाया। वे आएंगे और 10 दिन से भी पहले आएंगे। उस समय वे औषधीय सामग्री खरीदने के लिए भी यहाँ आएंगे, क्योंकि इस सुपर गॉड दायरे में डैन हॉल काफी प्रसिद्ध हैं। 10 दिन से अधिक समय बाद अन्य बलों के शिष्यों का एक बड़ा समूह आना चाहिए और दिव्य महल के बाहर घर बनाना शुरू करना चाहिए। ये बॉक्सिंग हॉल और बॉक्सिंग हॉल के युवा पुरुष हैं जो इन घरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। चेन जियांग पिछले कुछ दिनों से बंद कमरे में अपनी साधना में गोलियां बना रहा था, इसलिए उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। अगर यह सच में ऐसा था तो वह और फैंग यूजी रीजनरेशन डैन का उपयोग करके जवाबी हमला करने में सक्षम होते और युवा कीमियागर जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, उसे दबाए जाने की भावना का अनुभव करा सकते थे। अभी चेन जियांग को केवल फैंग यूजी के बाहर आने का इंतजार करने की जरूरत थी, इससे पहले कि वह उसके साथ पुनर्जनन डैन को सक्रिय करने के तरीके पर ठीक से चर्चा कर सके। चेन जियांग के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सबसे बूढ़े गू को समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि फैंग यूजी ने रीजनरेशन डैन को छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शेन युआन पत्थरों की सामग्री नहीं कमा सकता था और रीजनरेशन डैन की सामग्री पर सभी का एकाधिकार था। और ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात है जो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। ये तीसरा हॉल है। झांशी नामक एक युवा लड़के की मृत्यु हो गई। सबसे बूढ़े गू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का एक युवा कीमियागर भी कहा जाता है जो जोंगपिन डैन को परिष्कृत कर सकता है। चेन जियांग और यूइर दोनों जानते थे कि क्या हो रहा था, क्योंकि झांशी ही वह व्यक्ति था जिसे चेन जियांग ने मारा था। इतना अच्छा पौधा कैसे मर गया? चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा। इसमें इतना अजीब क्या है? दिव्य औषधि में कुछ भी अजीब नहीं है। अगर 10 या 8 सर्वोच्च देवता मर भी जाएं, तो भी इसमें कुछ अजीब नहीं होगा। सबसे बुजुर्ग गू ने कहा, अभी तीनों हॉल के हॉल मास्टर पहले ही जांच कर चुके हैं। ये कहना मुश्किल है कि उन्हें मौत का कारण पता है या नहीं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उसे यकीन था कि उसने झांशी को मारते समय कोई निशान नहीं छोड़ा था, इसलिए इस तरह से उसका पता नहीं चलेगा। पहले वह अभी भी चिंतित था कि झांगझुओ का मामला पता चल जाएगा, लेकिन इतने लंबे समय के बाद तलवार हॉल ने पहले ही उसका पीछा करना छोड़ दिया था। हालांकि ये झांशी कुछ अलग था। उसके जैसे युवा कीमियागर का सर्वोच्च दिव्य महल में बहुत उच्च दर्जा था। 3 बू भाई केवल कुछ घंटों के लिए आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटे और आधी रात को बाहर निकल गए। इस दौरान वे आगामी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी में बहुत व्यस्त थे। चेन जियांग ने केवल 2 दिन तक इंतजार किया जब तक कि फैंग यूजी गुप्त भूमिगत कमरे से बाहर नहीं आ गया और उसकी मुस्कान को देखने लगा। वह जानता था कि उसने चेन जियांग द्वारा बताई गई विधि का उपयोग करके पुनर्जनन दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। मैं अब केवल 6 गोलियों को ही परिष्कृत कर सकती हूँ। मुझे उनसे परिचित होने के बाद 7 गोलियों को परिष्कृत करना होगा, फैंग यूजी ने बहुत खुशी से कहा। उसने रीजनरेशन डैन को चेन जियांग को सौंप दिया और फिर नहाने के लिए बाथरूम में भाग गई। ये जानते हुए कि अंदर 2 महान सुंदरियां नहा रही थीं और खेल रही थीं,
चेन जियांग इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका और मस्ती में शामिल होना चाहता था। अभी भी 7 से 8 दिन बाकी हैं, इससे पहले कि अन्य शक्तियों के शिष्य एक एक करके सर्वोच्च दिव्य महल के बाहर पहुंचें। उस आदमी का पुनर्जनन दान 1,500,000 तक बढ़ जाएगा। हालांकि वे अभी उस कीमत पर बेच रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसे नहीं खरीदा है, चेन जियांग ने कहा जब उसने स्नान करने के बाद अपने बालों में कंघी की। जैसे ही उसने खबर सुनी, उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। जिस व्यक्ति ने रीजनरेशन डैंग को परिष्कृत किया वह हुआ यांग नाम का एक छोटा लड़का था, दूसरा चू जियांग नाम का एक लंबा और मजबूत लड़का था। इन दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, उनकी कीमिया कौशल बहुत अच्छे हैं, फैंग यूजी ने कहा। ऐसा लगता है कि वे इस अवसर का लाभ उठाने और थोड़ा कमाने की योजना बना रहे हैं। वे रीजनरेशन डैंग को मजबूत शिष्यों को बेचने की योजना बना रहे हैं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, इसलिए जब समय आएगा तो विभिन्न शक्तियों के शिष्यों को कुछ उपचार छर्रों को आरक्षित करने की आवश्यकता होगी और यह पुनर्जनन दान निश्चित रूप से कई शिष्यों द्वारा पसंद किया जाएगा। हमें जल्दी से कुछ स्पिरिट ऑर्ब्स लाने की जरूरत है, फैंग यूजी ने कहा। हम सभी ने रीजनरेशन डैंग के एक बैच को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। फैंग यूजी ने कहा हम सभी ने स्पिरिट ऑर्ब्स के एक बैच को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। फैंग यूजी ने कहा हम सभी ने रीजनरेशन डैंग के एक बैच को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। वह बहुत गुस्से में थी। वह कभी भी इन बदमाशों से बदला नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बदसलूकी की जा रही है। फैंग यूजी ने चेन जियांग को संकेत देते हुए कहा चलो गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गुप्त कमरे में जाने से पहले थोड़ा आराम करते हैं। वे न केवल गोलियों को परिष्कृत करना चाहते थे, बल्कि वे औषधीय अवयवों की नकल करने के लिए स्पिरिट मोती को भी संघनित करना चाहते थे। फैंग यूजी ने यूए ए से कहा यूए ए उसके बर्फीले चेहरे को अच्छी तरह से देखो। उसे बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागने मत दो। इस समय के दौरान सर्वोच्च दिव्य महल काफी जटिल हो जाएगा। बस उसे आंगन में रहने दो। शुई बिंग्यान ने आज्ञाकारी ढंग से कहा बड़ी बहन, मैं निश्चित रूप से इधर उधर नहीं भागूंगी। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और बस बड़े भाई शेन के साथ गोलियां बनानी हैं। ये देखकर कि शुई बिंग्यान आज्ञाकारी थी, फैंग यूजी ने राहत भरी मुस्कान दी और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट फल निकाले। समय की कमी के कारण चेन जियांग और फैंग यूजी तुरंत तहखाने में चले गए। छोटे बदमाश, हमारे पास रीजनरेशन डैंग की औषधीय गोलियों का केवल एक हिस्सा बचा है। अगर हम उनमें से किसी एक की नकल करना चाहते हैं तो हमारे पास इतना स्पिरिट लिक्विड नहीं होगा जिसे तुम और मैं अकेले ही विकसित कर सकें, है ना? और हम दिन में अधिकतम 6 स्पिरिट गोलियां ही बना सकते हैं। फैंग यूजी ने अपने निचले होंठ को काटा और उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने शर्म से चेन जियांग की ओर देखा। चेन जियांग को लगा कि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी और उसने कहा बुरा नहीं है, कम से कम कुछ दिन हमारे लिए रीजनरेशन डैंग की औषधीय जड़ी बूटियों के कुछ बैच बनाने के लिए पर्याप्त होंगे। यदि हर बैच सफल होता है तो हमारे पास रीजनरेशन डैंग की दर्जनों गोलियां होंगी। चेन जियांग के शब्दों को सुनकर फैंग यूजी का सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया। छोटे बदमाश, क्या आपको लगता है कि यह बेहतर होगा कि आप हमारे साथ मिलकर हमारे आध्यात्मिक मोतियों को गहरे स्तर पर विकसित करें? केवल अब चेन जियांग को समझ में आया कि फैंग यूजी की प्रतिक्रिया की गति भी बहुत बढ़ गई थी। ये सुनिश्चित है, अब हम कर सकते हैं। फैंग यूजी ने उसके बोलने का इंतजार किए बिना ही उस पर झपट्टा मारा और चंदन से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसने मन ही मन फैंग यूजी की कोमल आवाज सुनी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। चेन जियांग ने फैंग यूजी को कोई जवाब नहीं दिया और उससे कोई वादा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस समय के दौरान चेन जियांग उसके लिए बेहद मददगार रहा था। तहखाने में चेन जियांग और फैंग यूजी एक शरीर और मन थे और उन दोनों के पास सर्वोच्च देवता की हड्डी थी। ये संयोजन उन्हें बहुत बेहतर फसल लाएगा। चेन जियांग ने 9 दिव्य राजाओं को बचाने का मिशन चलाया था, इसलिए वह जियू हनरू के लिए बहुत मददगार साबित हुआ था। भविष्य में 9 दिव्य राजाओं के सामने आने वाले दुश्मनों को बचाने के दबाव के कारण चेन जियांग के पास आरक्षित फैंग यूजी के खिलाफ जीतने का और भी बड़ा मौका होगा। ... वे दोनों स्वाभाविक रूप से जाग गए। रात बहुत हो चुकी थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। 10 बैंगनी मोती। फैंग यूजी ने बैंगनी मोती देखे थे जिन्हें चेन जियांग और अन्य लोगों ने एक साथ खेती करते समय संघनित किया था, लेकिन वे सभी अपेक्षाकृत बड़े थे। हालांकि उसने और चेन जियांग ने 10 बैंगनी मोती संघनित किए थे, वे केवल चावल के दाने के आकार के थे। चेन जियांग ने बैंगनी मोतियों के रंग को देखा, फिर अपनी आत्मा की आंखों का उपयोग करके अंदर की ऊर्जा को देखा और खुशी से कहा, हालांकि यह छोटा है लेकिन प्रभाव बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। फैंग यूजी ने धीमी आवाज में पूछा, छोटे बदमाश, तुम और किलियन एक बार में 10 से अधिक गोलियां निगलने में सक्षम लगते हो, है ना? चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया।
अगर वह भी भगवान की शक्ति वाली थी और हमने साथ में साधना की थी तो उसे पहले से ही जीवित मारे जाने की विधि की साधना करनी चाहिए थी, जैसे कि वह कई सालों से कर रही है। इसलिए वह और मैं थोड़ा और संक्षेप में बता सकते हैं। फैंग यूजी को इन स्पिरिट ऑर्ब्स के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। यहाँ तक कि चेन जियांग को भी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन केवल लवी किलियन ही इस क्षेत्र से परिचित थी, इसलिए वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि स्पिरिट ऑर्ब कितनी औषधीय जड़ी बूटियों की नकल कर सकता है। मम्मी, आप और मैं दोनों में देवताओं की शक्ति है, इसलिए पहले हम आध्यात्मिक मोतियों को गाढ़ा करने के लिए केवल एक दूसरे को चूम सकते थे, जिन्हें दिव्य औषधियों के साथ जल्दी से दोहराया जा सकता था। लेकिन अब हमारे द्वारा गाढ़ा किया गया आध्यात्मिक मोती और भी बेहतर होगा। चेन जियांग ने एक जैड कटोरा निकाला, औषधीय जड़ी बूटी की नकल शुरू करने की तैयारी कर रहा था। पुनर्जन्म डैन को बनाने के लिए 4 प्रकार के नीले स्पिरिट मोती की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि प्रत्येक की प्रतिकृति बनाई जा सके। इसलिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए मुझे 8 नीले स्पिरिट मोती बनाने की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य है कि कितने बैंगनी मोतियों की आवश्यकता होगी। फैंग यूजी भी ये देखने के लिए उत्सुक थी कि उसने पहले से ही पुनर्जनन डैन की दवा का एक हिस्सा काट लिया था और इसे 2 कटोरे में रख दिया था। चेन जियांग ने फैंग यूजी को सिर हिलाकर संकेत दिया कि फैंग यूजी मोती को अंदर रख सकता है। बैंगनी रंग का स्पिरिट मोती सिर्फ चावल के दाने के आकार का था। फैंग यूजी और चेन जियांग दोनों ने खेती पूरी कर ली थी और यह फैंग यूजी के मुंह में जम गया था। जब फैंग यूजी ने स्पिरिट मोती को देखा जिसे उसने और उसके प्यारे आदमी ने पहली बार संघनित किया था, तो उसके दिल में एक मीठी सी भावना पैदा हुई। उसने कटोरे में एक बैंगनी रंग का स्पिरिट मोती डाला। जब बैंगनी रंग का स्पिरिट मोती कटोरे में रखे पानी से टकराया तो वह तुरंत पिघल गया और गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। बैंगनी पानी को सोखने के बाद दिव्य फल जल्दी ही दूसरे आधे हिस्से में बढ़ गया। जल्द ही कटोरे में 2 दिव्य फल दिखाई दिए। पानी अभी भी साफ नहीं हुआ है, तो आप इसकी नकल करना जारी रख सकते हैं, चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा। फैंग यूजी ने 2 दिव्य फल उठाए और उन्हें एक कटोरे में रखने से पहले उन्हें काट दिया। अंत में उनमें से केवल 4 ही बचे। बस एक बैंगनी मोती जोंगपिन दवा को बदल सकता है। चेन जियांग और फैंग यूजी दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि यह पहले से ही उनकी उम्मीदों से अधिक था। ये बहुत बढ़िया है। फैंग यूजी ने खुशी से चेन जियांग के गाल को चूमा। हमारे 10 बैंगनी मोती 40 में बदल सकते हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चलो 2 दिन और दुगनी खेती करते हैं और हम 20 और गोलियों तक की खेती कर सकेंगे। फिर हम बचे हुए समय में गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर देंगे। फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका चेहरा लाल था, लेकिन जब उसने चेन जियांग को देखा तो वह आकर्षण शक्ति से भर गया। अतीत में चेन जियांग फैंग यूजी के प्रलोभन को पूरी तरह से दबा सकता था। हालांकि एक बार 9 स्वर्ग देवी का अनुभव करने के बाद चेन जियांग को एहसास हुआ कि उसके पास उसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। इसने फैंग यूजी को भी खुशी से हंसाया कि कैसे वह पहले चेन जियांग को बहकाने में विफल रही थी। सिर्फ 2 दिनों में फैंग यूजी ने 20 बैंगनी मोती संघनित कर लिए थे। उसने उनमें से 10 को पुनर्जनन डैन के औषधीय तत्वों की नकल करने के लिए आरक्षित 20 के लिए छोड़ दिया। बहन फैंग, क्या आप अभी भी उस दिव्य जैड गोली को परिष्कृत कर रही हैं? चेन जियांग ने पूछा। वह दिव्य जैड गोली एक दिव्य गोली थी जिसे फैंग यूजी ने पहली बार मूल स्रोत शोधन का उपयोग करके परिष्कृत किया था और इसके प्रभाव भी बुरे नहीं थे। बेशक मैं इसे अभी नहीं बेचूंगी। मैं डैन हॉल में प्रतियोगिता के बाद इसे बाहर ले जाने की योजना बना रही हूँ। जब तक वह मोहक शक्ति को नियंत्रित नहीं करती तब तक फैंग यूजी के कपड़े और उसका अंतर्निहित आकर्षण इस तथ्य के ऊपर जुड़ जाएगा कि वह पहले से ही चेन जियांग की महिला बन चुकी थी। फैंग यूजी ने देखा कि चेन जियांग अब और इसे रोक नहीं सकता। वह हंसी और अपने शरीर पर मौजूद अजीब मोहक शक्ति को वापस ले लिया। फिर हंसी, पहले गोली को परिष्कृत करो, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कुछ दिनों में पूरा हो सकता है। चेन जियांग ने चुपके से एक गहरी सांस ली, फैंग यूजी को गले लगाया और उसके गालों को चूमा। अगर हम इसे परिष्कृत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। यहाँ तक कि अगर वे दोनों गुप्त कक्ष में एक साथ गोलियों को परिष्कृत करने लगे तो भी उन्हें यह नीरस नहीं लगेगा और प्रेरणा से भरा होगा। चेन जियांग और फैंग यूजी मूल स्रोत शोधन का उपयोग करके प्रतिदिन पुनर्जनन डैन के 4 बैचों को परिष्कृत कर सकते हैं। 2 लोग प्रतिदिन पुनर्जनन डैन के 8 बैचों को परिष्कृत करेंगे और उन्होंने 6 दिनों में छर्रों से छर्रों के कुल 50 बैचों को परिष्कृत किया था। ... अभी 2 दिन बाकी थे जब तक कि अन्य सेनाओं के शिष्य सर्वोच्च दिव्य महल की ओर नहीं बढ़ जाते। वे कुछ दिनों से व्यस्त थे, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत थी। फैंग यूजी ने चेन जियांग को गले लगाया। ये देखकर कि चेन जियांग थोड़ा थका हुआ था, उसने अपने जैद हाथों से उसकी छाती को धीरे से सहलाया। थकान से मरना मुश्किल है। चेन जियांग ने हल्की मुस्कान दी, फिर हल्की सांस ली और अपने पूरे शरीर को आराम दिया। वह आराम करने लगा, उसे पूरी तरह से ठीक होने की जरूरत थी। दूसरे दिन चेन जियांग और फैंग यूजी गुप्त कमरे से बाहर निकले।
जब शुई बिंग्यान ने उन्हें देखा तो वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास गया और उन्हें 2 कप बर्फ ठंडा पानी दिया। ये वही आइस टी है जिसे मैंने परिष्कृत किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बड़े वरिष्ठ भाई और हॉल मास्टर दोनों ने कहा कि यह बहुत अच्छी है। शुई बिंग्यान ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग और फैंग यूजी ने उससे आइस टी ली। जैसे ही वे इसे पीने वाले थे उन्हें बहुत ताजगी और ठंडक का एहसास हुआ, जिससे उन्होंने इसे एक ही घूंट में पी लिया। फैंग यूजी ने प्रशंसा करते हुए कहा, उसका बर्फीला चेहरा और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और वह इतनी स्वादिष्ट आइस चाय भी बना सकती है। इससे शुई बिंग्यान को बेहद खुशी महसूस हुई, मानो वह कोई बच्चा हो जिसकी प्रशंसा कोई वयस्क कर रहा हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बिंग्यान इन कुछ दिनों में यहाँ रहकर बहुत ऊब गया है। चलो तुम्हें बाहर घुमाने ले चलते हैं। शुई बिंग्यान लंबे समय से बाहर देखना चाहता था। चेन जियांग की बातें सुनकर वह तुरंत खुश हो गया और फैंग यूजी का हाथ पकड़ते हुए आंगन से बाहर कूद गया। यूए एर ने चेन जियांग के बैग में छलांग लगाई और मीठी मुस्कान के साथ कहा, 9 स्वर्ग देवी का स्वाद बहुत अच्छा है ना? चेन जियांग ने उसके सिर पर अपनी उंगली दबाते हुए कहा, इस मामले में लापरवाही से बात मत करो। यूएर ने अपनी प्यारी और छोटी जीभ बाहर निकाली और हंसते हुए कहा, बेशक मैं लापरवाही से बात नहीं करूंगी। हालांकि 9 स्वर्ग देवी को प्राप्त करना उन राजकुमारों के लक्ष्यों में से एक है। आखिरकार 9 स्वर्ग देवी के पास 9 दिव्य राजाओं की विरासत है। बेशक इसके अलावा 9 स्वर्ग दुनिया थी। मुझे विशिष्टताओं के बारे में पता नहीं है। चेन जियांग को इस मामले के बारे में पता नहीं था। वह और फैंग यूजी केवल जीवित मारे जाने की विधि से ही खेती करते थे, लेकिन उन्होंने खेती नहीं की। इसके अलावा उसने इसे आजमाने की योजना बनाई। इस समय सर्वोच्च दिव्य महल के अंदर अपेक्षाकृत सुनसान था, क्योंकि सभी लोग सर्वोच्च दिव्य महल के बाहर एक शहर में एकत्र हुए थे। शहर को हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी कहा जाता था और इसे काफी भव्य तरीके से बनाया गया था और यह सर्वोच्च दिव्य महल के बहुत करीब था और यह बिल्कुल सर्वोच्च दिव्य महल जैसा दिखता था। यह शहर सुपर गॉड दायरे के अन्य शिष्यों के स्वागत के लिए स्थापित किया गया था। भविष्य में ये शहर कुछ आसपास के गांवों के आम लोगों को इकट्ठा करेगा। ये सर्वोच्च दिव्य महल के शिष्यों के लिए काफी फायदेमंद होगा। कम से कम भविष्य में दिव्य दवाइयां और अन्य चीजें खरीदना अधिक सुविधाजनक होगा। फैंग यूजी शुई बिंग्यान को लेकर आगे चले गए। उनके कपड़े अपेक्षाकृत सरल थे, लेकिन उनके उत्कृष्ट रूप ने कई पुरुषों को उनकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। शहर में अभी बहुत अधिक लोग नहीं थे, लेकिन ये देखा जा सकता था कि अन्य ताकतों के शिष्यों में बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के शिष्य थे जिनसे चेन जियांग अधिक परिचित था। चेन जियांग और फैंग यूजी सड़क पर चल रहे थे, तभी उन्होंने अचानक अपने सामने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उन्हें हाथ हिलाकर नमस्कार कर रहा था। ये बूढ़ा व्यक्ति सबसे बूढ़ा गू था। वह एक 5 मंजिला ऊंची इमारत के सामने खड़ा था। गू लाओ एर और गू लाओ सान भी वहीं थे। चेन जियांग जल्दी से वहां गया और देखा कि पहली मंजिल खाली थी। सड़क पर ज्यादातर दुकानें खाली थीं। छोटे राक्षस, ये हमारी 10वीं हॉल की दुकान है, क्या तुम यहाँ कुछ बेचना चाहते हो? अगर हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है तो हम इसे किसी और को हस्तांतरित कर सकते हैं और किराए का हिस्सा भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बूढ़े गू ने कहा। यहाँ आते समय फैंग यूजी ने कहा था कि वह अपने रीजनरेशन डैंग को बेचने के लिए एक दुकान ढूंढना चाहता था और यह उसके लिए सिरदर्द था। उसने नहीं सोचा था कि हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी के पूरा हो जाने के बाद 10वें हॉल को इतनी अच्छी दुकान आवंटित की जाएगी। बेशक है, हम दिव्य गोलियां बेचना चाहते हैं और जब हमें शेन युआन पत्थर मिल जाएगा तो हम आपको कुछ देंगे। चेन जियांग हंसा। हम बस दुकान के मामलों के बारे में चिंता कर रहे थे। सबसे बुजुर्ग गू ने हंसते हुए कहा, तुम युवा निश्चित रूप से बहुत जोशीले हो। प्रतियोगिता का समय आ गया है और तुम बिक्री के लिए कुछ दिव्य गोलियां भी पा सकते हो। हम बूढ़ी हड्डियों वाले तो वैसे भी नहीं पा सकते। दूसरे भाई गू ने कहा, ऐसी दुकान का मालिक होना हॉल मास्टर की बदौलत है। हॉल मास्टर ने सर्वोच्च दिव्य महल में बहुत योगदान दिया होगा, यही वजह है कि उन्होंने इसे प्राप्त किया। पूरे डैन हॉल में केवल हमारा 10वां हॉल ही इसे प्राप्त कर सकता है और अन्य हॉल में ऐसा लगता है कि हम में से केवल 10 ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। चेन जियांग हैरान था और उसने पूछा, ये दिव्य शहर छोटा नहीं है और हमारे पास बहुत सारी दुकानें भी हैं। हमारे सर्वोच्च दिव्य महलों में इतने कम मंदिर क्यों वितरित किए गए हैं? केवल 10 हॉल ही खरीदे जा सकते हैं। सबसे बुजुर्ग गू ने कहा, बेशक सुप्रीम डिवाइन पैलेस द्वारा इस दिव्य शहर का निर्माण करने के बाद उसे भविष्य में इसकी सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, खासकर उन कुछ बड़े ट्रांसमिशन एरे जो हर दिन बड़ी मात्रा में शेन युआन पत्थर का उपभोग करते हैं। इसलिए हमारा सुप्रीम डिवाइन पैलेस इन दुकानों को किराए पर देगा। हमारे सुप्रीम डिवाइन पैलेस का इसमें एक निश्चित हिस्सा होगा, इसलिए अन्य हॉल के लिए जो लोग व्यापार करने के लिए दुकानें किराए पर लेना चाहते हैं उन्हें इसे पाने के लिए रिश्तों पर निर्भर रहना होगा। फैंग यूजी ने पूछा, तो आपका मतलब है कि अन्य शक्तियों के लोग भी यहाँ दुकानें खोल सकते हैं?
सबसे बड़े गू ने अपना सिर हिलाया। हमने इस दिव्य शहर का निर्माण इसलिए किया है ताकि सुपर गॉड दायरे में सभी शक्तियों के कुलीन शिष्यों को इकट्ठा किया जा सके। ये सभी प्रमुख शक्तियों के विकास के लिए फायदेमंद है और सर्वोच्च दिव्य महल के सभी पहलुओं में स्थितियां बेहतर हैं, इसलिए हमने यहाँ निर्माण करना चुना। चेन जियांग ने अत्यंत चौड़ी सड़क को देखा और पूछा, क्या इतनी चौड़ी सड़क बनाना जानवर दिव्य महल के बड़े लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए है? 20 डिवाइन पैलेस की बड़ी आकृतियों में कई अच्छी चीजें हैं और वे नहीं जानते कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। जब वे दिव्य शहर का निर्माण कर रहे थे तो हॉल मास्टर ने पहले ही निर्देश दिया था कि 20 डिवाइन पैलेस की बड़ी आकृतियों को हर चीज पर ध्यान से विचार करना चाहिए। फैंग यूजी दुकान में चले गए और बोले, कुल 10 दुकानें हैं और उनमें से प्रत्येक 5 मंजिल ऊपर की ओर बहुत बड़ी है। अगर हम इस दुकान को किराए पर लेते तो हमें शायद हर महीने काफ़ी शेन युआन पत्थर मिलते। बेशक कम से कम 10 लाख या उससे ज़्यादा शेन युआन पत्थर। अगर भविष्य में वे विकसित होते हैं तो हर महीने हज़ारों शेन युआन पत्थर अभी भी ठीक रहेंगे। सबसे बड़े गू ने कहा, तुम लोग इसे ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास दुकान की कमी है। किसी भी मामले में हम भाइयों के पास किसी भी शेन युआन पत्थर की कमी नहीं है, इसलिए जब तुम लोग थक जाओ तो तुम लोग हमें बता सकते हो और हम दुकान को बाहर स्थानांतरित कर देंगे। कल ट्रांसमिशन सरणी पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी और उस समय अन्य बलों के शिष्य भी यहाँ आएंगे। पहले अन्य बलों के लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करने के लिए ट्रांसमिशन सरणी मुफ्त थी। बूढ़े गू ने कहा, अभी ट्रांसमिशन सरणी अभी तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग थे और वे सभी अलग अलग जगहों से आए थे। हालांकि सर्वोच्च दिव्य महल में कुछ शिष्य थे, लेकिन वे अन्य स्थानों की तुलना में उतने नहीं थे। चेन जियांग ने पूछा, क्या बड़ी प्रतियोगिता भी यहीं आयोजित की जाएगी? सबसे बुजुर्ग गू ने कहा, ये यहीं आयोजित होगा। आयोजन स्थल बीच में होगा और यह एक बड़ा चौक होगा। जब समय आएगा तो यह एक सार्वजनिक प्रतियोगिता होगी। चेन जियांग और फैंग यूजी को इस सब की चिंता नहीं थी। उन्होंने कई बड़ी चीज़ों का अनुभव किया था और वे इस बात से अधिक चिंतित थे कि कैसे अपने हाथों में रीजनरेशन डैन को जल्दी से बेचा जाए। दुकान के अंदर सिर्फ एक टेबल थी। फैंग यूजी ने तीनों गू भाइयों को अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद करने को कहा। चेन जियांग ने फैंग यूजी की आंखों में एक धूर्त चमक देखी और उसे पता चल गया कि वह क्या योजना बना रही थी। मेरे 3 वरिष्ठ भाइयों, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त रहे हैं। ये दुकान अब इतनी बड़ी हो गई है, अकेले चेन जियांग और मेरे लिए इसे एक साथ संभालना मुश्किल होगा और हमें इसे कल खोलना होगा, इसलिए। फैंग यूजी की बात सुनकर तीनों गू भाई तुरंत समझ गए। सबसे बड़े गू ने हंसते हुए कहा, अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो सीधे कह दीजिए, आप हमारी छोटी बहन हैं। शुई बिंगयान, जो बगल में खड़ी थी, हंसी, और मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों हमारी छोटी छोटी बहनें हो। सबसे बड़ी गू हंसी, क्या ये कल ही नहीं खुल रहा है? आज हम यहाँ सब कुछ व्यवस्थित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये छोटा सा मामला हमारे लिए मुश्किल नहीं है। फैंग यूजी ने एक जेड टैबलेट निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, फिर यह छोटी बहन सबसे पहले 3 वरिष्ठ भाइयों को धन्यवाद देगी। ये रीजनरेशन डैन की गोली का फॉर्मूला है, मैं इसे आप लोगों को उपहार में दूंगा। 3 गू ब्रदर्स स्पष्ट रूप से पुनर्जनन दान के मूल्य को जानते थे। यह एक बहुत अच्छा झोंकपिन दान था। ये देखते हुए कि फैंग यूजी उन्हें ये देना चाहता था, उन्होंने सभी ने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा, हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हॉल मास्टर को पता चल गया तो वह हमें भी सिखा देगा। सबसे बड़े गू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। दूसरे भाई गू ने कहा, जूनियर बहन, कृपया इतनी औपचारिकता न करें, क्या हम आपकी एक छोटी सी मदद नहीं कर रहे हैं? क्या इतना विनम्र होने की ज़रूरत थी? जल्दी करो और इसे वापस ले जाओ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं इसे 3 वरिष्ठ भाइयों से नहीं छिपाऊंगा। ये पुनर्जनन दान अब हमारी नज़र में अधिक मूल्य का नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको उपहार में दे सकता हूं और हम आपसे केवल इस जगह को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए नहीं कहते हैं, आप सभी के लिए अन्य कठिन काम भी हैं। फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चेन जियांग और मैं रीजनरेशन डैन को परिष्कृत करने में व्यस्त रहे हैं और अब उनमें से 300 से अधिक हैं। वे 2 लोग जो एक साथ आए हैं, वे हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं। वे लंबे समय से इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए अपने रीजनरेशन डैन को बेचकर घाटा भी उठाया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि 3 वरिष्ठ भाई हमारे रीजनरेशन डैन का विज्ञापन करने में हमारी मदद करें। जब समय आएगा तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हम यहाँ जो रीजनरेशन डैन बेच रहे हैं वह उन 2 लोगों की तुलना में सस्ता है और उनके मुकाबले बेहतर है। 3 गू भाई बहुत बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने 300 से ज़्यादा रीजनरेशन डैन इकट्ठा किए थे और बस इसके बारे में सोचकर ही वे डर गए। उन्होंने जो जानकारी इकट्ठा की थी उसके कारण यहाँ उन दोनों के पास भी सिर्फ 60 से 70 रीजनरेशन डैन ही थे। चेन जियांग और फैंग यूजी के पास अभी भी रीजनरेशन डैन की बहुत सारी औषधीय सामग्री थी।
हालांकि समय की कमी के कारण वे समय पर उन्हें परिष्कृत करने में कामयाब नहीं हुए। अभी वे निश्चित थे कि सुपर गॉड दायरे और उन दिव्य राष्ट्रों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा शेन युआन पत्थर थी और भविष्य में उनका लक्ष्य 9 महान दिव्य राष्ट्र थे। इसलिए उन्हें इस स्थिति का लाभ उठाकर कुछ और शेन युआन पत्थर जमा करने थे, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें बड़ी मात्रा में दिव्य औषधि इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। सबसे बुजुर्ग बू ने कहा, यह बहुत बड़ी बात है। अगर हम हॉल मास्टर को इस मामले के बारे में सूचित नहीं करते हैं और उसे भाग लेने से नहीं रोकते हैं तो वह निश्चित रूप से हमें डांटेगा। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। जैसे ही सबसे बड़े गू ने बोलना समाप्त किया, गू लाओएर मुस्कुराए और कहा, मैंने उन्हें सूचित करने के लिए पहले ही ध्वनि संचरण जेड का उपयोग कर लिया था। ये हमारे 10वें हॉल में एक बहुत बड़ा मामला है, जाहिर है हॉल मास्टर गायब नहीं होगा। बूढ़े गू ने मुस्कुराते हुए कहा, 10वें हॉल के सभी सदस्य यहाँ हैं, हमें केवल एक हॉल मास्टर की कमी है। अब इकट्ठा होने का समय है। आखिरकार हमारे 10वें हॉल में 3 नए युवा पुरुष हैं। सबसे बड़े गू ने चेन जियान के कंधों को थपथपाया और हंसते हुए कहा, ये सब इस बच्चे की बदौलत है। शुई बिंग्यान ने अपराध बोध से कहा, मेरे साथी वरिष्ठ भाइयों और बहनों, मैं गोलियों को परिष्कृत करना नहीं जानता, मैं केवल आइस्ती बनाना जानता हूँ। शुई बिंग्यान ने अभी अभी बनाई हुई आइस्ती निकाली, हर व्यक्ति के लिए एक एक। उसके हाथ में अभी भी एक बड़ा बर्तन था। सब ठीक है, हम ठीक रहेंगे। हमारे 10वें हॉल में इतने सालों से तुम्हारे जैसे युवा नहीं आए। अब ये कितना अच्छा है। वह सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई था और चेन जियांग और अन्य लोगों के बारे में बहुत चिंतित था। वह उसके लिए एक छोटे भाई और बहन की तरह था। लुओ त्यानजुन आया और उसने देखा कि 3 गू भाई और अन्य लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, उस स्वादिष्ट आइस टी को पी रहे थे, और जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, उसने उसे डांटा, तुम बदमाशों के झुंड, तुम इतने लंबे समय से इकट्ठा हो रहे हो, केवल अब तुमने मुझे सूचित किया। जैसे ही लुओ त्यानजुन अंदर आया, शुई बिंग्यान ने तुरंत उसे एक कप आइस टी दी। शुई बिंग्यान इस मूर्ख लड़की से बेहद प्यार करता था। फैंग यूजी ने तुरंत लुओ त्यानजुन को अपनी योजना के बारे में बताया। लुओ त्यानजुन ने सुनना समाप्त करने के बाद भावना से भरकर कहा, तुम युवा लोग हम बूढ़ों से भी अधिक शक्तिशाली हो। कुछ समय पहले इस बिग्रेल ने ओल्ड जू को एक बहुत ही खतरनाक मिशन पूरा करने में मदद की थी, और अब तुमने एक छोटी लड़की के रूप में कुछ 100 रीजनरेशन डैन को बाहर फेंक दिया है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, इन सभी को बाहर निकाल दिया गया था। सिस्टर फैंग को पहले भी उन 2 छोटे शैतानों ने उकसाया था, इसलिए उसने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। लुओ त्यानजुन ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। ये सही है, पहले के 2 साथी अपने रीजनरेशन डैन को कम कीमत पर बेच रहे थे। अब मैं उन्हें वापस ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं उन्हें पहले स्थान पर सफल नहीं होने दे सकता। हे, अब एक अच्छा अवसर है, इसलिए आप लोग यहाँ सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर सकते हैं और पदोन्नति का मामला मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। वास्तव में मुझे यात्रा किए हुए कई साल हो गए हैं और मैंने बहुत सारे कनेक्शन भी जमा कर लिए हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों की कल अच्छी शुरुआत होगी। हालांकि चेन जियांग और फैंग यूजी ने जब ये सुना तो वे खुश थे, लेकिन उन्हें बहुत दबाव भी महसूस हुआ। अगर व्यापार अच्छा होना था तो उन्हें पर्याप्त पुनर्जनन दान प्रदान करने की आवश्यकता होगी। हॉल मास्टर, हम पहले दिन केवल 100 गोलियां बेचेंगे। उसके बाद हम प्रतिदिन 50 गोलियां उपलब्ध कराएंगे जब तक कि और गोलियां न हों। फैंग यूजी ने कहा, यदि बहुत अधिक लोग हैं तो हम उन्हें एक दिन में बेच सकते हैं। लुओ त्यानजुन ने कहा, जरूर, जब तक आप उन दोनों के रीजनरेशन डैन को बिकने नहीं देंगे। फैंग यूजी ने कुछ रीजनरेशन डैन निकाले और उन्हें लुओ त्यानजुन और 3 गू भाइयों को सौंपते हुए कहा, इन रीजनरेशन डैन की गुणवत्ता पर एक नज़र डालें और उनकी तुलना एक कमरे में मौजूद डैन की गुणवत्ता से करें। बहुत बढ़िया, गुणवत्ता अच्छी है और ये ताज़ा लग रहा है। इसे अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया है न? हॉल में 2 रीजनरेशन डैन लंबे समय से संग्रहित हैं और उनकी गुणवत्ता में बहुत गिरावट आई है। वे निश्चित रूप से आप दोनों जितने अच्छे नहीं हैं, भले ही वे गोलियां न बना रहे हों, आप एक नज़र में बता सकते हैं। सबसे पुराने गू ने प्रशंसा की। इस जगह पर केवल लुओ त्यानजुन ही चेन जियांग और फैंग यूजी की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था, इसलिए वह इन पुनर्जनन दान से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। चेन जियांग ने फैंग यूजी से एक जेड टैबलेट ली और कहा, हॉल मास्टर, वरिष्ठ भाइयों, ये पुनर्जनन डैन की गोली का फॉर्मूला है। सिस्टर फैंग ने इसे पहले ही मुझे दे दिया है। अब जब आपने हमारी मदद की है तो मैं इसे आपको दे दूंगा। लुओ त्यानजुन मूल रूप से इसे नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि चेन जियांग और फैंग यूजी ने उसे जबरदस्ती दे दिया था, इसलिए वह इसे स्वीकार कर सकता था और इसे 3 गू भाइयों को भी दे सकता था। बेटे, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो तुम ओल्डे आयरन कॉक के पास भी जा सकते हो। इस आदमी के पास शायद अभी कुछ करने को नहीं है, इसलिए वह निश्चित रूप से तुम लोगों की उत्साहपूर्वक मदद करेगा। लुओ त्यानजुन ने कहा, ओल्ड आयरन कॉक कौन है? फैंग यूजी ने इसके बारे में सोचा। वह और चेन जियांग एक दूसरे को नहीं जानते थे। वह सुप्रीम हॉल का वह बूढ़ा आदमी है।
हम सब उसे ओल्ड आयरन कॉक कहते हैं, लेकिन आप उसे सबके सामने ऐसा नहीं कह सकते। ये बहुत असभ्यता है। लुओ त्यानजुन जोर से हंसा। उसे अभी प्लाजा में ट्रांसमिशन सरणी के निर्माण की मेजबानी करनी चाहिए। आप टहल सकते हैं यहाँ की व्यवस्था के लिए। इसे उन तीनों पर छोड़ दें। आप जा सकते हैं और जितना चाहें उतना खेल सकते हैं। सुप्रीम हॉल का बूढ़ा आदमी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसका उपनाम वास्तव में ओल्ड आयरन कॉक था, जिससे चेन जियांग और चेन जियांग के लिए उसे समझना मुश्किल हो गया था। जब लुओ त्यानजुन ने दुकान छोड़ी तो 3 गू भाई भी अलग हो गए और चले गए। चेन जियांग और फैंग यूजी शुई बिंगयान को लेकर बीच में बने बड़े चौक की ओर चल दिए। यूएर ने अपना सिर अपने बैग से बाहर निकाला और उत्साह से कहा, ट्रांसमिशन सरणी पूरी हो गई है। भविष्य में सुप्रीम दिव्य पैलेस में वापस लौटना मेरे लिए अधिक सुविधाजनक होगा। उस समय मैं अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ मिलवा सकती हूँ। शुई बिंगयान ने यह सुनकर पूछा, यूए, क्या तुम्हारा दोस्त एक छोटी बिल्ली का बच्चा है? यूए ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वहाँ पक्षी, छोटे चील, छोटे बाघ और छोटे सांप हैं। जब समय आएगा तो मैं देखूंगी कि क्या मैं उनसे संपर्क कर सकती हूँ। चेन जियांग ने भी सोचा कि यूए के सभी दोस्त बिल्लियाँ हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ उसका रिश्ता इतना व्यापक होगा। जब वे प्लाजा पहुंचे तो उन्हें जल्दी ही ओल्ड आयरन कॉक मिल गया। वह ट्रांसमिशन एरे को एडजस्ट करते हुए कुछ बुजुर्ग लोगों की ओर इशारा कर रहा था। चेन जियांग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने जेडेओ को एक काली तलवार पकड़े हुए देखा। जेडेओ चौक के किनारे पर ठंडे मन से खड़ा था, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। सिस्टर फैंग, बिंगयान को सीनियर ओल्ड आयरन कॉक से बात करने के लिए लाओ। मैं जाकर देखता हूं कि जेडेओ के साथ क्या हो रहा है। चेन जियांग ने बड़े चौक के दूसरी तरफ जाने से पहले फैंग यूजी को एक ध्वनि संचरण भेजा जहां जेडेओ खड़ी थी। जेडेओ ने पहले ही चेन जियांग को देख लिया था, इसलिए उसने उसकी ओर सिर हिलाया। चेन जियांग ने पहले भी उसे बचाया था और वह क्यूशी का दोस्त भी था। वरिष्ठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेन जियांग ने धीमी आवाज में पूछा। पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन में डाकुओं का इंतजार करो। एक बार जब वे दिखाई देंगे तो मैं उन्हें इस जगह को खून से रंगने दूंगा। मुझे अभी अभी एक सफलता मिली है, मैं उन्हें प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जेडेओ ने बहुत ही सहजता से बात की, जैसे कि वह सामान्य रूप से बातचीत कर रहा हो। उसकी नज़र में पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन देवताओं को मारना उसके हाथ उठाने जैसा था। चेन जियांग की भौहें तन गईं। एक बार जेडेओ ने तोड़ दिया, उसकी हत्या की मंशा इतनी मजबूत थी। वह हंसा। वरिष्ठ, यह अच्छा नहीं है। कल सभी प्रमुख शक्तियों के यहाँ इकट्ठा होने का एक अच्छा दिन है। आप यहाँ किसी को मारने के लिए हैं? जेडेओ ने उदासीनता से कहा, डरो मत। उन्हें मुझे चुराने के लिए किसने कहा था? हमारे सर्वोच्च दिव्य महल के शिष्यों को लूट लिया गया था। उन्हें वापस मारना स्वाभाविक है। चिंता मत करो, कल सर्वोच्च दिव्य महल में मेरा समर्थन करने वाला पूर्ण प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा। मैंने पहले ही जांच कर ली है। उन डाकुओं की प्रतिष्ठा बहुत खराब है। कल मैं उन्हें निश्चित रूप से उजागर करूंगा। चेन जियांग भी चाहता था कि वे डाकू मर जाएं। ये डाकू उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे और उन्होंने दिव्य औषधीय खजाने की भूमि में बहुत सारे बेरहम काम भी किए थे। वे मरने के लायक थे। अगर उसे सर्वोच्च दिव्य महल का समर्थन मिला होता तो चेन जियांग इसे देखकर खुश होता। जेडेओ ने पहले ही चेन जियांग को संकेत दे दिया था कि उसके पास सर्वोच्च दिव्य महल में एक बहुत मजबूत समर्थक है। इस मामले के बारे में झांशी को नहीं पता था, लेकिन उसने सोचा था कि जेडेओ बॉक्सिंग हॉल में एक छोटा सा मछली है। चेन जियांग समझ गया कि बॉक्सिंग हॉल दिव्य राष्ट्रों के गुटों में से एक का था और बॉक्सिंग हॉल और स्वॉर्ड हॉल के प्रभारी बुजुर्ग सभी दिव्य राष्ट्रों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जेडेओ अब बॉक्सिंग हॉल के साथ था, तो क्या उसका समर्थक बॉक्सिंग हॉल का कोई बुजुर्ग हो सकता है? और उसने उस बुजुर्ग के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाए? चेन जियांग बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने नहीं पूछा। वे कल तक नहीं आ सकते। चेन जियांग ने कहा, कल हमारे 10वें हॉल की दुकान खुलेगी। अगर कल मेरे पास समय होगा तो मैं आकर देखूंगा। वह पहले से ही अपने असली रूप के बारे में जानता था। चूंकि उसने झांशी और पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन के एक शिष्य को मार डाला था, इसलिए वह पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन के शिष्य से दोबारा नहीं मिलना चाहता था। उसे चिंता थी कि कहीं कुछ लीक ना हो जाए। बेशक वह बहुत खुश था कि इन डाकुओं ने उससे छुटकारा पा लिया था, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ने और उसे भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक और स्वर्गीय कीमिया सौंपने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी। और जिसने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया वह बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत का एक बुजुर्ग था। जेडेओ ने कहा, इसके अलावा मैंने खबर सुनी है कि वे आज रात यहाँ होंगे। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो यह ऐसा ही होना चाहिए। जेडेओ ने अभी अभी चेन जियांग और फैंग यूजी को एक साथ आते देखा था। वह फैंग यूजी से पहले भी मिल चुका था, लेकिन वह बहुत समय पहले की बात है। फैंग यूजी इस समय ओल्ड आयरन कॉक के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहा था, जिससे वह मन ही मन हैरान हो गया। जेडेओ बहुत लंबे समय से सुप्रीम डिवाइन पैलेस में था, इसलिए वह ओल्ड आयरन कॉक के चरित्र को जानता था।
वह एक तुच्छ और काले दिल वाला व्यक्ति था और वह बहुत कम ही शिष्यों से बात करता या हंसता था जब तक कि उसके साथ व्यापार करने की बात न हो। चेन जियांग ने कहा, तो मैं बाद में वापस आऊंगा, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, मैं पहले निकल जाऊंगा, अलविदा। जेडेओ ने चेन जियांग की ओर सिर हिलाया और फिर चेन जियांग को ओल्ड आयरन कॉक की ओर चलते देखा। बड़े, ये ट्रांसमिशन सरनी कब पूरी होगी? चेन जियांग पुष्टि करना चाहता था कि क्या जेडेओ ने जो कहा वह सच था। बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के स्वर्ग के देवता आज रात आएंगे। हम इसे रात होने से पहले बना सकते हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? ओल्ड आयरन कॉक हंसा। चेन जियांग ने उसे एक दाव हॉट स्टोन दिया था। चेन जियांग और फैंग यूजी को देने के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फैंग यूजी ने हंसते हुए कहा, बड़े साहब को पहले से ही पता है कि हम एक दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह खबर फैलाने में हमारी मदद करेंगे और वह दुकान को सजाने में हमारी मदद करने के लिए लोगों को भी भेजेंगे। चेन जियांग ने तुरंत कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इसमें औपचारिकता निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ओल्ड आयरन कॉक को चेन जियांग द्वारा उपहार में दिया गया दाव हृदय पत्थर मिला तो उसने इसके बारे में लापरवाही से बात नहीं की, क्योंकि इससे चेन जियांग को परेशानी हो सकती थी। जैसे ही ओल्ड आयरन कॉक ने बोलना समाप्त किया, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। चेन जियांग तुरंत चौंक गया। वह हवा के इस झोंके से बेहद परिचित था। ये वही जियो चांगले था। जियो चांगल 6 लोगों के दिव्य महल का हॉल मास्टर था, इसलिए फैंग यूजी और लुओ तियानजुन दोनों इस जियो चांगल को जानते थे। पिछली बार जब जियो चांगल ने कहा था कि वह सर्वोच्च दिव्य महल में आएगा तो उसके आने से पहले उसने ट्रांसमिशन सरणी का निर्माण भी पूरा नहीं किया था। यही आदमी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में आएगा। मुझे तो ये भी लगा कि हॉलमास्टर मजाक कर रहा है। ओल्ड आयरन कॉक ने एक दिशा में देखा और खुद से बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि वह इस जियो चांगल के बारे में भी जानता था। फैंग यूजी ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, क्या जियो चांगले आ गया है? हालांकि कई साल बीत चुके हैं, यह आभा बेहद परिचित है। जियो चांगले एक शिष्य था जिसे विशेष रूप से 9 दिव्य राजाओं द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए जियो चांगले ने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी है। वह 6 लोगों के दिव्य महल का हॉल मास्टर है, लेकिन वह हमेशा प्रकट होता है और गायब हो जाता है, बिना किसी विशेषज्ञ के व्यवहार के। चेन जियांग ने शिकायत की, पिछली बार इस आदमी ने मुझे भूत की तरह डरा दिया था। फैंग यूजी और चेन जियांग दुकान पर वापस आ गए। शुई बिंग्यान ने फैंग यूजी की बांह पकड़ी और एक दिशा में देखा। उस दिशा में वह दिशा भी थी जिसे ओल्डे आयरन कॉक अभी देख रहा था। बिंग्यान, तुम क्या देख रहे हो? फैंग यूजी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शुई बिंग्यान वहां थी, लेकिन वह अभी भी पुष्टि करना चाहती थी। वहां एक बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन उसका हमारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। शुई बिंग्यान ने अपनी आंखें झपकाईं और फिर इस मामले को दिल पर नहीं लिया। फैंग यूजी ने कोमलता से हंसते हुए कहा, चेन जियांग, अगर यह जियो चांगले को पता चल गया कि मैं पहले से ही तुम्हारी औरत बन चुकी हूं तो वह ईर्ष्या कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो। चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ, इस आदमी ने पहले भी तुम्हारा पीछा किया है। फैंग यूजी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपने होंठ फुलाए और कहा, अपनी प्रतिक्रिया देखो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पीछे मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं 9 स्वर्गों की देवी हूं और ऐसे कई पुरुष हैं जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। चेन जियांग हंसा, तो क्या हुआ, अंत में तुम अभी भी मेरी नहीं हो? उन्हें नरक में जाने दो। फैंग यूजी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, उनमें से कई लोग बहुत ताकतवर हैं। उन्हें नरक में भेजना आपके लिए आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, ये जियो चांगले अब 6 लोगों के दिव्य महल का हॉल मास्टर है। शुई बिंग्यान ने पूछा, बड़े भाई शेन, जिस जियो चांगल के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वह वही है? ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेड हथेली खोली और उसकी हथेली में पानी का एक कुंड दिखाई दिया। पानी का वह कुंड जल्दी ही एक छोटे से व्यक्ति में बदल गया, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका व्यवहार सुंदर था और हाथ में एक बांसुरी थी। ये बेहद खूबसूरत जियाओ चांगल था। ये वह लड़का है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बिंग्यान, तुम वाकई अद्भुत हो। क्या तुमने उसे पहले ही देखा है? हाँ, वहाँ जल वाष्प है जिसे लोग हर समय नहीं देख सकते। इस जल वाष्प के माध्यम से मैं अपने आसपास की हर चीज देख सकता हूँ। शुई बिंग्यान ने सिर हिलाया। वह एक दाव आत्मा थी और स्वाभाविक रूप से बर्फ और पानी के नियमों में निपुण थी। बड़े भाई शेन, क्या आप इस आदमी से निपटने जा रहे हैं? अगर वह आपको परेशान करता है तो मैं उसे पीटने में आपकी मदद करूंगा। शुई बिंग्यान ने जवाब दिया, मैं उसे हरा सकता हूँ। यही कारण था कि शुई बिंग्यान ने चेन जियांग और फैंग यूजी की बातचीत सुनकर ऐसा कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने चेन जियांग से सुना था कि चेन जियांग का एक शक्तिशाली दुश्मन था। इससे चेन जियांग और फैंग यूजी को शुई बिंग्यान की ताकत की नई समझ मिली। इसके बारे में हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वह मेरा दुश्मन नहीं है।
चेन जियांग ने उसके जैद चेहरे को सहलाया और हंसा। बिंगयान, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, बेवजह निर्दोष लोगों को मत मारो। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि वे बुरे लोग हैं और अच्छे लोग हैं। शुई बिंगयान ने तुरंत कहा, मैं कह सकता हूँ, बड़े भाई शेन एक अच्छे व्यक्ति हैं। चेन जियांग ने संतोष से सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, बुरा नहीं है। फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग एक अच्छा इंसान था, लेकिन कभी कभी वह एक राक्षस की तरह होता था। जब वे दुकान की ओर वापस जा रहे थे तो उनकी मुलाकात लुओ त्यानजुन से हुई, जो उन्हें ढूंढ रहा था। ये बहुत अच्छा है कि हम आपसे मिले। फिर जियो चांगले यहाँ है, चलो उसे देखने चलते हैं। मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। लुओ त्यानजुन हंसा। फैंग यूजी ने अचानक चेन जियांग का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये स्पष्ट था कि वह घबराई हुई थी। चेन जियांग ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से पूछा, आप किस बात से चिंतित हैं? फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन केवल सोच समझकर लुओ त्यानजुन के पीछे चली गई। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि वह जियो चांगले से मिलने के बारे में चिंतित थी, क्योंकि वह वही थी जिसका जियो चांगले ने पहले पीछा किया था। डरने की कोई बात नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए फैंग यूजी को एक ध्वनि संदेश भेजा, बहन फैंग, उसमें तब भी आपकी ही तरह ताकत होनी चाहिए थी, क्या वह अब आपसे ज़्यादा मजबूत है? फैंग यूजी ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, उस समय वह मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली था। उस समय मैं अभी भी बहुत छोटा था और मुझे 9 दिव्य राजाओं द्वारा केवल 20 वर्षों से अधिक समय के लिए बनाया गया था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, उस समय वह बिल्कुल एक देवता की तरह था और अब भी उसे सर्वोच्च ईश्वर के दायरे में प्रवेश करना बाकी है। क्या ये थोड़ा कमज़ोर नहीं है? फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया। उसके लिए सुपर गॉड दायरे में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है। उसके लिए अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली माना जाता है। बेशक आप एक अपवाद हैं। ऐसा लग रहा था कि लुओ त्यानजुन को जियो चांगले से मिलने की जल्दी थी, इसलिए उसने रास्ते में अपनी गति बढ़ा दी। जियाओ चांगले पहले ही चौक में दिखाई दिया था, लेकिन लुओ त्यानजुन जिस दिशा में जा रहा था वह सुप्रीम डिवाइन पैलेस के बाहर का जंगल था। चेन जियांग को याद आया कि यह एक निषिद्ध क्षेत्र था और इसे घेरने वाला एक बहुत शक्तिशाली अवरोध भी था, जिससे अगर वह चाहे तो भी प्रवेश करना मुश्किल हो सकता था। जब लुओ त्यानजुन जंगल में पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। चेन जियांग और फैंग यूजी भी रुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके सामने एक बाधा थी। दूसरी ओर शुई बिंगयान एक सुंदर तितली के पीछे उछल कूद कर रही थी, और जब वह बैरियर के बाहर पहुंची तो उसने अंदर सुंदर फूल देखे, इसलिए वह अकेले ही उड़कर वहां पहुंच गई। चेन जियांग और फैंग यूजी उसे रुकने के लिए कहने ही वाले थे, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से बैरियर को पार कर लाल फूल के पास पहुंच गई थी। ये देखकर लुओ त्यानजुन का चेहरा पीला पड़ गया और वह वहीं अचंभित होकर खड़ा हो गया। बेटे, इस लड़की बिंगयान की पृष्ठभूमि क्या है? अब जाकर लुओ त्यानजुन को एहसास हुआ कि इतने दिनों से वह गलतफहमी में था। शुई बिंगयान इस बाधा को बिना पकड़े ही पार कर गई थी, और इस तरह की ताकत बेहद भयानक थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी भोली और मासूम महिला के पास वास्तव में इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है। अच्छा, क्या मैंने कुछ समय पहले एल्दज्जू को दाओ हृदय पत्थर खोजने में मदद नहीं की थी? मैं उसे वहां से ले गया था, चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा। लुओ त्यानजुन ने एक सरनी डिस्क निकाली और उसके बाद ही वह उनके अंदर जाने के लिए एक छेद खोल सका। फैंग यूजी ने उत्सुकता से शुई बिंगयान को खींचा। उसे चिंता थी कि वह कुछ और व्यूह रचनाओं के बीच से गुजरेगी, और अगर उसे कुछ और घातक व्यूह रचनाओं का सामना करना पड़ा तो इससे कुछ अनावश्यक परेशानी हो सकती है। मंडप मास्टर, ये जगह कहाँ है? फिर जियाओ चांगले यहाँ क्यों आया? चेन जियांग ने चारों ओर देखा। उसे सिर्फ पुराने सदाबहार पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू ही दिखाई दे रही थी। ये सुप्रीम डिवाइन पैलेस और हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी से थोड़ा अलग था। ये हमारे सर्वोच्च दिव्य महल के हॉल मास्टर का निवास स्थान है, और यह वह स्थान भी है जहां हमारे बुजुर्ग आमतौर पर चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हॉल मास्टर से मिलते हैं। यहाँ कई कीमती चीज़ें संग्रहित हैं, इसीलिए यहाँ इतना शक्तिशाली अवरोध है। लेकिन अभी ये लड़की बिंगयान, लुओ त्यानजुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं आप सभी को बर्फ के चेहरे से संबंधित चीज़ों को छिपाने में मदद करूंगा। भविष्य में मुझे और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। लुओ त्यानजुन का पीछा करते हुए चेन जियांग और अन्य लोग एक जागीर में पहुंचे। आंगन में 2 युवा और एक बूढ़ा आदमी पत्थर की मेज पर बैठे थे। उनमें से एक युवक का नाम जियाओ चांगले था, जो बहुत ही सावधानी से कपड़े पहने हुए था। उसके बाल लंबे थे और वह बहुत ही करीने से कपड़े पहने हुए था। दूसरे युवक ने सादा काला लबादा पहना हुआ था। उसके बाल छोटे थे और उसका शरीर भी अपेक्षाकृत छोटा लग रहा था। हालांकि उसने एक तेज और शक्तिशाली भावना दी। उसकी आंखें बाज की तरह थीं, और जिस क्षण उसने देखा, उसने चेन जियांग, फैंग यूजी और अन्य लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। इस छोटे बालों वाले आदमी को सर्वोच्च दिव्य महल का महल स्वामी होना चाहिए। ये वास्तव में वही है। फैंग यूजी ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा,
मैं भी इस व्यक्ति को जानता हूँ, और वह एक युवा व्यक्ति है जिसे 9 दिव्य राजाओं ने अतीत में मार्गदर्शन किया था। ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में उसकी सहायता से आसानी से सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश करने में सक्षम था। उसका नाम म्यू चेन है और उसने बिजली के नियमों में महारत हासिल कर ली है। बूढ़े लुओ, आप 10वें हॉल से वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। म्यू चेन हंसा, उसकी आवाज़ जोर से गूंज रही थी। जब फैंग यूजी और चेन जियांग करीब आए तो जियो चांगले ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और फिर उसने सदमे में कहा, आप लिटिल जी। म्यू चेन ने हंसते हुए कहा, ये वही छोटी लड़की है, वह कुछ समय से सर्वोच्च दिव्य महल में है। फैंग यूजी को चेन जियांग का हाथ पकड़े देखकर जियो चांगले को कुछ समझ में आया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया फैंग यूजी जितनी चिंतित नहीं थी। वह केवल हल्के से मुस्कुराया, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। फैंग यूजी ने आह भरते हुए कहा, मैं भी आप सभी को फिर से देखकर आश्चर्यचकित हूँ। तब 9 दिव्य राजाओं ने गलत व्यक्ति को नहीं देखा था, आपने अब बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। म्यू चेन जोर से हंसा, हाँ बिल्कुल, उन दिनों 9 दिव्य राजाओं ने हमें विकसित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में कैसे विफल हो सकते हैं। इस समय ये बिदोंग भी आया, वह जियो चांगले और म्यू चेन से काफ़ी परिचित था। हम आगे जो कहने जा रहे हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है। ये बिल्ली और ये लड़की। जू जियांग्युआन ने युए र को देखा और युए र ने भी उसे देखा। ये तुम हो? जू जियांग्युआन चौंक गई, उसका शक्तिशाली शरीर कांप उठा। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? क्या तुमने पिछली बार इस बिल्ली को नहीं देखा था? लुओ त्यानजुन को तुरंत लगा कि यह अजीब है। जू जियांग्युआन उस समय बहुत उत्साहित दिख रहा था और इसने जियो चांगले और म्यू चेन दोनों को बहुत दिलचस्पी दिखाई। म्यू चेन को इतना उत्साहित करने के लिए ये स्पष्ट था कि कोई न कोई कहानी जरूर थी। युए एर को भी यह अजीब लगा। वह 2 बार मिमियाई, लेकिन वह जू जियांग्युआन को नहीं पहचान पाए। तारा और अर्धचंद्राकार जानवर, मैं गलत नहीं हूँ, जू जियांग्युआन ने कहा। म्याओ, युए चिल्लाए और उसने अपनी जीभ भी बाहर निकाली। स्टार और वर्धमान जानवर बुरा नहीं है, इसमें इतना अजीब क्या है? वह आपको नहीं जानता है, लुओ त्यानजुन ने कहा। जियो चांगले, म्यू चेन और यी बिडोंग ने बहुत पहले ही यह पता लगा लिया था कि युए एर एक सितारा और अर्धचंद्राकार जानवर था। पिछली बार जब मैं आपके 10वें हॉल में गया था तो उस बिल्ली के बच्चे को ये लड़की ले जा रही थी, इसलिए मैंने उसके पंख नहीं देखे, लेकिन मैंने उसे अभी देखा। जू जियांग्युआन ने कहा, ये पंखों वाली एक सफ़ेद बिल्ली है, मैं निश्चित रूप से इसे गलत तरीके से नहीं पहचानूंगा। पिछली बार जब मैं दाओ हॉटस्टोन की तलाश में गया था तो ये बिल्ली का बच्चा था जिसने मुझे बचाया था। म्याओ, युए एर को भी यह अजीब लगा, वह जू जियांग्युआन को कैसे बचा सकती थी? तुम्हें गलत याद आया होगा, मेरी याददाश्त में मैंने तुम्हें नहीं बचाया। उनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, यह असंभव क्यों है? जू जियांग्युआन को और भी यकीन हो गया कि युए एर ने ही उसे बचाया था। चेन जियांग ने युए एर को बैग से बाहर निकाला और पूछा, क्या आपकी स्टार मून डिवाइन रेस के अंदर आपकी तरह ही दिखने और आवाज़ वाली कोई बिल्ली है? युए एर ने अपना सिर हिलाया, चेन जियांग के आलिंगन से मुक्त हुई और शुई बिंग्यांग के पास उड़ गई। नहीं, मैं एक शुद्ध सफ़ेद बिल्ली हूँ। हालांकि स्टार मून डिवाइन रेस में कुछ सफ़ेद बिल्लियां हैं, वे वास्तव में बड़ी नहीं हैं, लेकिन उनके पंखों का रंग अलग है या उनकी आंखें मेरी आंखों से अलग हैं। बेशक उनमें से अधिकांश मानव रूप ले सकती हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप मेरी ताकत नहीं जानते। भागने के अलावा यह मेरे लिए असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इससे चेन जियांग को हुआंग जिनतियन की स्थिति याद आ गई। हुआंग जिनतियन कई सालों से जीवित था, लेकिन वह भूल गया था कि कई साल पहले क्या हुआ था। मुझे पूरा यकीन है, उस समय जिस बिल्ली ने मुझे बचाया था वह तुम ही थी। जू जियांग्युआन ने निश्चय के साथ कहा, क्या तुम वह याददाश्त खो चुकी हो? यू एर भी बहुत संदिग्ध थी। उसे पक्का यकीन था कि उसने अपनी कोई भी याददाश्त नहीं खोई थी, इससे पहले कि उसने जू जियांग्युआन से पूछा कि उसने उसे किस समय बचाया था। जू जियांग्युआन द्वारा उसे सही समय बताने के बाद युए आर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में उस समय से बहुत पहले पैदा हुई थी जिसका आपने उल्लेख किया है, लेकिन मेरे पास इससे पहले की सभी यादें हैं, इसलिए यह असंभव है कि यह सिर्फ इसी समय की अवधि न हो। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कैसे बचाया? जू जियांग्युआन ने कुछ देर तक विचार किया, फिर कहा, उस समय मैं पेड़ की लताओं से ढके एक छाल वाले आदमी से उलझने ही वाला था। उस समय मैं पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका होता, लेकिन उस समय आप अचानक प्रकट हुए और अपने शरीर से एक सफ़ेद रोशनी छोड़ी, जिससे छाल वाले आदमी द्वारा छोड़ी गई लताएं पीछे हट गईं। फिर आप मुझे एक तेज स्थानिक टेलीपोर्टेशन में अपने साथ ले आए, मुझे उस खतरनाक जगह से बहुत दूर ले गए। हालांकि उस समय मैं बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट सोच वाला था। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है। युए चेन जियांग के बैग में वापस भाग गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये स्पष्ट था कि वह जू जियांग्युआन द्वारा अचानक उसे ये सारी बातें बताने से भ्रमित थी, क्योंकि उसे शांत होने और इस बारे में ध्यान से सोचने की ज़रूरत थी।
चलो काम पर लग जाएं। यूएर को थोड़ा समय दो, वह अभी भी नहीं समझ पा रही है कि क्या हो रहा है। फैंग यूजी ने कहा। वह युए के प्रति बहुत आभारी था। आखिरकार उसकी जान युए ने ही बचाई थी। सर्वोच्च दिव्य महल के हॉलमास्टर के रूप में म्यूचेन को अचानक एहसास हुआ कि वह उन शिष्यों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था जिनसे वह अभी जुड़ा था। उसे और शियाओ चांगले को लगा कि शुई बिन ज्ञान थोड़ा अजीब था, लेकिन वे उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे। बड़े झू, आपने अभी क्या महत्वपूर्ण बात कही। उन्हें और फैंग यूजी को लुओ त्यानजुन द्वारा यहाँ लाया गया था, इसलिए वे निश्चित रूप से जियो चांगले से मिलने नहीं आए थे। म्यूचेन ने कहा, मुझे हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में बताओ। बाइडोंग दिव्य राष्ट्रों की यात्रा करने गए थे, आपको अब तक इसके बारे में पता चल जाना चाहिए था। चेन जियांग और फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया। म्यूचेन ने बोलना जारी रखा, दिव्य राष्ट्रों की ओर से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, लेकिन नौ स्वर्ग दुनिया में हुए महान परिवर्तनों के कारण उनके पास उनसे निपटने के लिए अपनी कुछ शक्ति निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जल्द ही नौ स्वर्ग दुनिया इस सुपर देव दायरे को निगल जाएगी। एक बार सुपर देव दायरे पर कब्जा हो जाने के बाद भले ही 9 महान दिव्य राष्ट्र सेना में शामिल हो जाएं, फिर भी वे इसे हिला नहीं पाएंगे और वे 9 स्वर्ग दुनिया पर कब्जा करने के लिए केवल खूनी तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। जब मू चेन ने 9 स्वर्ग दुनिया के बारे में बात की तो उसका चेहरा श्रद्धा से भर गया, क्योंकि 9 स्वर्ग दुनिया 9 दिव्य राजाओं की रचना थी। जियो चांगले ने फैंग यूजी को देखा और उदासीनता से कहा, जियो जी, आप 9 स्वर्गों की देवी हैं। आपको पता होना चाहिए कि समय आने पर क्या करना है ना? फैंग यूजी ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, जैसे कि वह कुछ याद कर रही हो। वह इस पल बहुत हैरान भी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जिस गति से 9 स्वर्ग दुनिया बढ़ी वह इतनी तेज थी कि उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था। चेन जियांग ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि भगवान का राज्य पहले ही निगल लिया गया है। म्यू चेन ने सिर हिलाया, ये पहले ही निगल लिया गया है। जिस गति से 9 स्वर्ग दुनिया बढ़ती है उसे पागलपन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। देवताओं का क्षेत्र अब यहाँ नहीं था, वह पहले से ही 9 स्वर्ग दुनिया बन चुका था और 9 स्वर्ग दुनिया अभी भी मजबूत और मजबूत हो रही थी। एक बार जब वह सुपर गॉड क्षेत्र को अवशोषित कर लेता है तो वह भविष्य में कभी भी जाकर लवकिलियन और अन्य लोगों को ढूंढने में सक्षम हो जाएगा। उस समय 9 स्वर्ग लोक और देवताओं के क्षेत्र दोनों में उनका एक अच्छा आधार था। यदि उन्हें 9 देवताओं के राष्ट्र द्वारा दबाया नहीं गया होता तो विकास की अवधि के बाद वह निश्चित रूप से एक मजबूत शक्ति बन जाते। वह इस समय इस बात से चिंतित था कि 9 दिव्य राष्ट्र 9 स्वर्गीय विश्व को नियंत्रित करने के लिए 9 स्वर्गीय विश्व की सभी अवज्ञाकारी शक्तियों का वध कर देंगे। इस समय सुपर गॉड रियल में 20 डिवाइन पैलेस, 6 रियल्स डिवाइन पैलेस और सुप्रीम डिवाइन पैलेस 3 सबसे मजबूत ताकतें हैं। बेशक 9 देवताओं का राष्ट्र हमसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है, बस वे सतह पर नहीं आना चाहते हैं। उनकी वर्तमान योजना सुप्रीम डिवाइन पैलेस और अन्य 6 रियल्स डिवाइन पैलेस को नियंत्रित करना है, ताकि 9 स्वर्ग दुनिया की बड़ी और छोटी ताकतों को अपने साथ जोड़ सकें। म्यू चेन ने बोलना जारी रखा, अगर 9 देवताओं का राष्ट्र वास्तव में ऐसा करना चाहता है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार 9 देवताओं का राष्ट्र बहुत मजबूत है। फैंग यूजी ने आह भरी, उस स्थिति में 9 देव राष्ट्र चाहता है कि 6 लोगों का दिव्य महल और 6 लोगों का दिव्य महल 9 स्वर्ग दुनिया को नियंत्रित करें, ताकि उन्हें 9 देव राष्ट्र को प्रकट होने की आवश्यकता न पड़े और वे सीधे 9 स्वर्ग दुनिया को नियंत्रित कर सकें, ताकि वे शांतिपूर्वक अपना काम जारी रख सकें। जियो चांगले ने असहाय होकर हंसते हुए कहा, ये सही है, और उस समय बड़ी प्रतियोगिता में 9 देवताओं के राष्ट्र से कोई आएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जब समय आएगा तो वे जानवरों के दिव्य महल को भी नीचे खींच सकते हैं। यूएर, जो झोले में छिपी हुई थी, ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, असंभव, जानवरों का दिव्य महल तुम दोनों से अलग है, क्योंकि जानवरों के दिव्य महल का नेतृत्व करने वाले 4 महान दिव्य जानवर हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि 4 दिव्य जानवरों का कबीला 9 दिव्य राजाओं का बहुत सहायक था, ये वह था जिसने उन्हें बचाया था। इसके अलावा 4 दिव्य जानवरों का कबीला 9 देवताओं के राष्ट्र से बहुत नफरत करता है। वे कभी भी उसके आदेशों को नहीं सुनेंगे। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यह अतीत में होता तो ऐसा ही होता। आप एक स्टार और अर्धचंद्राकार जानवर हैं, आपको स्टार मून दिव्य जाति का सदस्य होना चाहिए। आपकी देव जाति बहुत मजबूत है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जानवर दिव्य महल की सबसे मजबूत शक्ति दिव्य शेर जाति होनी चाहिए। उस समय अन्य 3 देव जानवर कबीले निश्चित रूप से दिव्य शेर जाति के साथ संघर्ष से बचने के लिए सहन करना या समझौता करना पसंद करेंगे। यदि पुराने जानवर राजा अतीत में यहाँ थे तो 4 देव जानवर कबीले निश्चित रूप से ऐसे नहीं होंगे। आपके 4 महान देव जानवर कबीले सभी में एक शक्तिशाली सम्राट की कमी है, इसलिए अभी आप बस ढीली रेत का एक टुकड़ा हैं और आपको ये भी डर है कि कुछ बुरा हो सकता है। यूएर ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह इस बारे में थोड़ा जानती थी, खास तौर पर दिव्य शेर जाति के बारे में।
आपका जानवर दिव्य महल अभी भी अच्छे क्रम की गारंटी दे सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जानवर दिव्य महल के प्रभारी 4 देव जानवर कबीले अराजकता पैदा नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अगर उन्हें 9 देवताओं के राष्ट्र के खतरे का सामना करना पड़ा तो बहुत संभावना है कि वे समझौता कर लेंगे। आखिरकार 4 दिव्य जानवरों के कबीले के नेता केवल शांति और स्थिरता चाहते हैं। जियो चांगले ने कहा, तो ये पता चला कि 4 महान जानवरों में से किसी का भी कोई जानवर सम्राट नहीं था। इससे चेन जियांग को बहुत चिंता हुई। नहीं, हमारे 20 दिव्य महल में अभी भी ऑल 20 दिव्य भगवान हैं। अगर वास्तव में कुछ हुआ तो ऑल 20 दिव्य भगवान जाग जाएंगे और ऑल 20 दिव्य भगवान के नेतृत्व में उन्हें अधिक से अधिक 9 देवताओं के राष्ट्र के साथ एक और लड़ाई लड़नी होगी। 9 देवताओं के राष्ट्र के दिमाग में अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही होगी। देखते हैं कि क्या वे ऑल 20 दिव्य भगवान के साथ युद्ध शुरू करने की हिम्मत करते हैं। यूएर की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि ऑल 20 दिव्य भगवान किसी भी समय पुनर्जीवित हो सकते हैं। जियाओ चांगले और म्यूचेन दोनों ने हल्की सी आह भरी। उन्होंने यूएर के दृढ़ हृदय की प्रशंसा की, लेकिन फिर भी उन्होंने आह भरी। दिव्य शेर जाति ने पहले ही जानवर दिव्य महल पर कब्जा कर लिया है और दिव्य शेर जाति ने पहले ही गुप्त रूप से 9 देवताओं के राष्ट्र के साथ एक सौदा किया है। ये कहा जा सकता है कि जानवर दिव्य महल कमोबेश 9 देवताओं के राष्ट्र के नियंत्रण में है। जब तक अन्य 3 कबीले उस समय विरोध नहीं करते, तब तक जानवर दिव्य महल निश्चित रूप से 9 स्वर्ग दुनिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। म्यूचेन ने आह भरी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए चेन जियांग ने बहुत दबाव महसूस किया, क्योंकि इस स्थिति में 9 दिव्य राजाओं के लिए बाहर आना सबसे अच्छा होगा और 9 दिव्य राजाओं को 9 गुना अंतरिक्ष से बाहर निकलने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी। उसे 1 और 4 प्रतीक दिव्य हथियार खोजने की जरूरत थी। उस समय 9 स्वर्ग दुनिया 9 देवताओं के राष्ट्र की शक्ति से प्रभावित होगी। इसके अलावा अभी 9 स्वर्ग दुनिया पहले से ही देवताओं के दायरे में विलीन हो चुकी है। देवताओं के दायरे में पहले से ही कई मंदिर हैं जो 9 देवताओं के राष्ट्र के प्रति वफादार हैं। यही कारण है कि 9 देवताओं का राष्ट्र आसानी से 9 स्वर्ग दुनिया की स्थिति को संभाल सकता है। शायद हम तीनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लुओ त्यानजुन ने कहा। यीबिडोंग ने अपना सिर हिलाया। ये कहना कठिन है। क्या होगा यदि 9 स्वर्ग दुनिया की मूल शक्ति भी अत्यंत भयानक हो और देवताओं के दायरे के दिव्य महल के साथ टक्कर ले सके? जू जियांग्युआन ने पूछा, आपने कभी इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं की है? 9 स्वर्ग दुनिया ने देवताओं के दायरे पर कब कब्जा कर लिया? ये 3 दिन पहले शुरू हुआ था। वर्तमान में हम 9 स्वर्ग दुनिया से ऊपर की शक्तियों के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते हैं। आखिरकार उनके बीच अभी भी एक जगह है, इसलिए हमारे लिए एक दूसरे को जानना अच्छा नहीं है। म्यूचेन ने कहा, जो लोग 9 स्वर्ग दुनिया को सबसे अच्छी तरह समझते हैं वे दोनों ही होने चाहिए। म्यूचेन ने चेन जियांग और फैंग यूजी की ओर देखा। चेन जियांग ने अपने हाथ फैलाए और कहा, मैंने 9 स्वर्ग दुनिया को बहुत पहले ही छोड़ दिया है। जब मैंने 9 स्वर्ग दुनिया को छोड़ा था तो इसकी शक्ति कमजोर थी, लेकिन जिस तेजी से 9 स्वर्ग दुनिया बढ़ी है उससे ऊपर के साधकों ने भी छलांग और सीमा से सुधार किया होगा। इसलिए मैं बारीकियों के बारे में निश्चित नहीं हूँ। उस समय हुआंग जिनतियन ने कहा कि उसने एक बड़ी बात की गणना की है जो उससे संबंधित है। ये बड़ी बात दुनिया के भविष्य के संचालन से संबंधित है और उसके साथ ही भी चेन जियांग से संबंधित हैं। हुआंग जिनतियन की स्वर्ग विस्तारित विधि हमेशा सही ढंग से गणना की गई थी और उस समय हुआंग जिनतियन ने कहा कि बड़ी प्रतियोगिता के दौरान कुछ बड़ा हुआ था। अभी बड़ी प्रतियोगिता तक अभी भी बहुत समय था और अभी भी लगभग 1 महीना या उससे अधिक समय बचा था। दूसरे शब्दों में, अभी भी एक और महत्वपूर्ण मामला था जो तब घटित होने वाला था जब सुपर गॉड दायरे की विभिन्न महान शक्तियां बड़ी प्रतियोगिता आयोजित कर रही थीं। मैं ये कहने के लिए आप लोगों को खोजने आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद को तैयार कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 9 स्वर्ग दुनिया कब इस जगह को निगल जाएगी। अगर इसे निगल लिया गया तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। म्यूचेन ने कहा। फैंग यूजी और चेन जियांग ने सिर हिलाया। उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी और वे इसके लिए तैयार थे। हालांकि वे कमजोर थे, लेकिन वे चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे। बिंग्यान, हम वापस जा रहे हैं। फैंग यूजी शुई बिंग्यान के पास गया और हल्के से उसके कंधे को थपथपाया। शुई बिंग्यान अभी अभी फूलों को देख रही थी और तितलियों और पक्षियों का पीछा कर रही थी। हालांकि उसने बातचीत सुनी थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। फैंग यूजी ने शुई बिंग्यान के नाजुक हाथ को पकड़ लिया। उसे चिंता थी कि जब वह अवरोध को तोड़ेगी तो म्यूचेन और जियो चांगले उसे खोज लेंगे। दोपहर होने को थी जब वे सर्वोच्च दिव्य महल में लौटे। पहले तो उन्होंने हीरोज गैदरिंग दिव्य शहर में घूमने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां की स्थिति जानने के बाद उनका मूड खराब हो गया। किलियन और अन्य लोगों के बारे में चिंता मत करो। यदि 9 स्वर्ग दुनिया और भगवान के दायरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो लिटिल जियो निश्चित रूप से उन्हें मेरी पिछली ड्रैगन नस में ले आएगा। वह जगह सबसे सुरक्षित जगह है। लिटिल जियो को पता होगा कि कैसे प्रवेश करना है। फैंग यूजी ने कहा।
फैंग यूजी जिस ड्रैगन नस के बारे में बात कर रहे थे वह उस दिव्य कब्र के अंदर थी जो चेन जियांग का जन्मस्थान भी था। उसके पिता और उसके कबीले के बाकी लोग कब्र की रखवाली के लिए वहां मौजूद थे। मुझे आश्चर्य है कि तब क्या होगा। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बड़ी प्रतियोगिता की शुरुआत के दौरान कुछ बड़ा होगा। चेन जियांग ने फैंग यूजी को हुआंग जिनटियन की स्थिति के बारे में बताया। आपके गुरु वास्तव में अविश्वसनीय हैं, जिनकी ऐसी पृष्ठभूमि है। यदि वे महान क्लेश से बच सकते हैं तो न केवल वे अपनी याददाश्त वापस पा सकते हैं बल्कि वे अपनी ताकत भी वापस पा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे महान क्लेश का अनुभव कब शुरू करेंगे, फैंग यूजी ने कहा। और क्यूशे, मुझे आश्चर्य है कि अब वे कैसे हैं। जब उसने क्यूशी का जिक्र किया तो यूएर अचानक उत्तेजित हो गई और यह आदमी, मैं लगभग भूल ही गई थी। वह उस समय राजकुमार दिव्य शेरों में से एक था और उस महान युद्ध में मर गया था। अगर वह उस समय नहीं मरा होता तो वह दिव्य शेर जाति का शेर राजा होता और शायद नया शेर राजा बन जाता। अब जब वह शेर सम्राट की कब्र में है, अगर वह शेर सम्राट की विरासत प्राप्त करने में सक्षम है तो ये बहुत संभावना है कि वह दिव्य शेर जाति का नया सम्राट है। फैंग यूजी ने कहा, यह सबसे अच्छा है अगर सब कुछ सुचारू रूप से चले, लेकिन हमें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अगर वास्तव में कुछ होता है और 9 देवताओं का राष्ट्र वास्तव में हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो हम भाग जाएंगे। 9 देव राष्ट्र ने सच कहा है। अब हमारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। यूएर ने आह भरी। नहीं, हम 9 स्वर्ग शैतान महल में भाग सकते हैं, वहां 9 गुना स्थान होगा। जब तक हम वहां छिपे रहेंगे हम कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेंगे। फैंग यूजी ने हंसते हुए कहा, बेशक ये सबसे खराब स्थिति है। हम बिना किसी विकल्प के उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, यदि नहीं तो हमें नहीं पता कि हम कब निकल पाएंगे। 9 शक्तिशाली दिव्य राजा अंदर घुस गए थे लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पाए। स्वाभाविक रूप से वे अंदर सबसे सुरक्षित थे, जिससे दूसरों को ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत पहले ही मर चुके हैं। देवताओं का राज्य अब गड़बड़ में है। दिव्य कारागार में सेंध लगाई गई है और अब जब 9 स्वर्ग दुनिया एक साथ मिल गई है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह जगह कितनी भयानक होगी। फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे उम्मीद है कि किलियन और अन्य लोग इन विवादों से बच सकते हैं। शुई बिंग्यान ने अचानक कहा, अगर हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो हम उस जगह जा सकते हैं जहां मैं पैदा हुआ था। वह जगह बहुत सुरक्षित होनी चाहिए। जब तक मैं तुम्हें अंदर लाता हूं तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे पास उस महासागर के नीचे एक बर्फ का महल है और यह बहुत सुंदर है, लेकिन ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है और यह बहुत उबाऊ भी है। दाव आत्माओं का जमावड़ा स्थल वास्तव में एक बहुत ही भयानक स्थान था। राजकुमार दिव्य शेरों के शक्तिशाली अधीनस्थों को शुई बिंग्यान ने एक ही बार में मार डाला। चेन जियांग और उसके समूह के लौटने के कुछ समय बाद ही लुओ त्यानजुन आ गया। बेटे, टीचर ने मुझे बताया, क्या तुम्हारा राजकुमार दिव्य शेरों के साथ कोई झगड़ा हुआ था? लुओ त्यानजुन और ओल्डे आयरन कॉक गंभीर भाव के साथ एक साथ आए। क्या हुआ? चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। राजकुमार दिव्य सिंह यहाँ हैं, उन्होंने आपका नाम पूछा है और कहा है कि उनका एक रजत सिंह मर गया है और हो सकता है कि वह आपसे संबंधित हो। वह आपसे इसके बारे में पूछना चाहते थे, ओल्ड आयरन कॉक ने कहा। ओल्ड आयरन कॉक को पता था कि चेन जियांग पहले भी बीस्ट डिवाइन पैलेस में जा चुका है। जब चेन जियांग ने उस मिशन को स्वीकार किया था तो ये कहा जा सकता था कि बीस्ट डिवाइन पैलेस में उसके दोस्त थे और वह दोस्त यूए था। इसलिए जब राजकुमार दिव्य शेरों ने कहा कि सिल्वर शेर की मौत चेन जियांग से संबंधित थी तो उसे मन ही मन लगा कि यह चेन जियांग ने ही किया है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे नहीं देखना चाहता। सच बताऊं तो जब राजकुमार दिव्य शेरों ने मुझे मारने के लिए अपना रजत शेर भेजा था तो मैं अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बाद उसका क्या हुआ। ठीक है, उसे मेरे पीछे उस जगह जाना चाहिए जहां दाव हॉटस्टोन की तलाश है। रजत शेर के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि एल्डर जू भी अंदर ही मर गया था, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है कि वह मर गया। चेन जियांग ने अपने हाथ फैलाए। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन इससे ओल्ड आयरन कॉक और लुओ त्यानजुन को और भी ज्यादा लगा कि वह भी ऐसा ही महसूस कर रहा है। लुओ त्यानजुन ने अवचेतन रूप से शुई बिंग्यान को देखा। उसने पहले भी शुई बिंग्यान की शक्ति का अनुभव किया था। अब उसे यकीन हो गया था कि उस सिल्वर शेर की मौत चेन जियांग से संबंधित थी। ये राजकुमार दिव्य शेर बहुत आगे जा रहा है, उन्होंने वास्तव में तुम्हें मारने के लिए लोगों को भेजा है। चूंकि यह मामला है इसलिए हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। ओल्ड आयरन कॉक छोड़ना चाहता है, लेकिन वह वास्तव में इस बदमाश को मारना चाहता है। लुओ त्यानजुन वास्तव में गुस्से में था। अभी चेन जियांग राजकुमार दिव्य शेरों को हरा नहीं सकता था, अन्यथा वह बहुत पहले ही राजकुमार दिव्य शेरों के पास जाकर उनसे हिसाब चुकता कर लेता और बिना किसी कारण के उन्हें पकड़ना चाहता। अब जब राजकुमार दिव्य शेर सर्वोच्च दिव्य महल में आ गए थे और लुओ त्यानजुन और ओल्ड आयरन कॉक पीछे से उनका समर्थन कर रहे थे तो चेन जियांग बहुत प्रभावित हुआ।
राजकुमार दिव्य शेरों की शक्तिशाली पृष्ठभूमि के कारण उनमें से कोई भी डर नहीं रहा था। चलो चलें। लुओ त्यानजुन ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और सर्वोच्च दिव्य महल से बाहर चला गया। ओल्ड आयरन कॉक हंसा और लुओ त्यानजुन के पीछे चला गया। उन दोनों को राजकुमार दिव्य शेरों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। चलो हम भी जाकर देखते हैं। फैंग यूजी ने शुई बिंगयान को खींचा और उसके पीछे पीछे चली। उसे चिंता थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। चेन जियांग स्वाभाविक रूप से उससे डरता नहीं था, क्योंकि वह अपने दिल में राजकुमार दिव्य शेरों से बहुत नफरत करता था। उसने क्यूशी को घायल कर दिया था और सुपर ओल्ड फायर बीस्ट को मार डाला था, जिसके बारे में सोचकर ही वह क्रोधित हो जाता था। यूइर ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी, जब समय आएगा तो मैं फिर कभी नहीं दिखूंगी। मुझे भी इस आदमी से दुश्मनी है। ये कमीना सोचता है कि वह बीस्ट डिवाइन पैलेस में अजेय है। जब भी वह मुझे देखता है तो मुझसे नफरत करता है। सर्वोच्च दिव्य महल से बाहर निकलते हुए चेन जियांग लुओ त्यानजुन और अन्य लोगों के पीछे एक बड़े घर के सामने गया। जब वे पहुंचे तो चेन जियांग और अन्य लोगों ने तुरंत दबाव की लहर महसूस की, क्योंकि इस समय लुओ त्यानजुन और ओल्ड आयरन कॉक गुस्से से भरे हुए थे और उन्होंने अपनी आभा को जरा भी नहीं छिपाया। राजकुमार दिव्य शेरों को अंदर क्या है, यह महसूस होने के बाद उन्होंने भी जवाब में अपनी शाही शक्ति जारी की। नवनिर्मित हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी में पहले से ही कुछ लोग थे जो बड़ी शक्तियों से आए थे। इस समय हर कोई महसूस कर सकता था कि इस स्थान पर 3 विरोधी आभाएं थीं, जिससे आकाश में बादल हिंसक रूप से मंथन कर रहे थे, जिससे बिजली के बोल फट रहे थे। क्या वे लड़ने जा रहे हैं? शुई बिंगयान ने मासूमियत से आसमान में शानदार दृश्य को देखा, क्योंकि उसने महसूस किया कि 3 मजबूत उपस्थितियां उससे टकरा रही थीं, लेकिन वह इससे हैरान नहीं थी। नहीं, मैं बस उससे तर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, फैंग यूजी ने कहा। उनके लिए यहां लड़ना असंभव था, भले ही लुओ त्यानजुन और ओल्डे आयरन कॉक चाहते थे। 2 पैलेस मास्टर्स बाहर आकर उन्हें रोक देंगे। क्या कर रहे हो? आप सभी सर्वोच्च दिव्य महल के बुजुर्ग हैं, क्या आप मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? राजकुमार दिव्य शेर थोड़ा गुस्से में थे और उनका स्वर बेहद ठंडा हो गया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चेन जियांग को ढूंढ रहे थे? लुओ त्यानजुन की आवाज भी गुस्से से भरी थी। राजकुमार दिव्य सिंह बाहर आए। उनके पीछे भूरे रंग के 2 बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी आंखें मशालों की तरह थीं। चेन जियांग को देखते ही उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ। राजकुमार दिव्य सिंह ने एक सुनहरा लबादा और कवच पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक सुनहरा शेर का सिर बना हुआ मुखौटा था। वह बहुत लंबा था और उसका लंबा और मजबूत शरीर उसकी कोमल आवाज से मेल नहीं खाता था। क्या तुमने मेरे सिल्वर शेर को मार दिया? जब राजकुमार दिव्य शेर बाहर आया तो उसने तुरंत चेन जियांग से पूछा। उसने चेन जियांग को पहले भी देखा था, इसलिए उसने उसे भी पहचान लिया। जैसे ही चेन जियांग जवाब देना चाहता था, लुओ त्यानजुन ने ठंडे स्वर में कहा, उसने ही उन्हें मारा था, आप क्या कर सकते हैं? लुओ त्यानजुन को इतना असभ्य देखकर राजकुमार दिव्य शेरों के पीछे भूरे रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखें अचानक लाल हो गईं और एक खूनी रोशनी छोड़ी। उसने कहा, उपनाम लुओ, युवा स्वामी के प्रति थोड़ा विनम्र बनो। यह मत सोचो कि यह तुम्हारा क्षेत्र है और हम तुम्हें हमें अपमानित करने की अनुमति देंगे। कुत्ते के गुलाम, तुम्हारे लिए बीच में बोलने की कोई जगह नहीं है। ओल्ड आयरन कॉक ने जोर से चिल्लाया और आकाश में गरजने वाली शॉकवेव फूट पड़ी, जिससे आकाश और धरती हिल गई। पहले हवा में जो घने बादल मंडरा रहे थे वे वास्तव में पूरी तरह से हिल गए थे और गायब हो गए थे। चेन जियांग और फैंग यूजी दोनों चौंक गए। यह ओल्ड आयरन कॉक आमतौर पर एक बुरे बूढ़े आदमी की तरह दिखता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह पागल हो जाएगा तो वह इतना भयानक हो जाएगा। अगर वह पहले किसी पहाड़ पर चिल्लाता तो शायद वह पहाड़ भी टूट जाता। राजकुमार दिव्य शेरों को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। न केवल लुओ त्यानजुन और ओल्ड आयरन कॉक सर्वोच्च दिव्य महल में बहुत प्रसिद्ध थे, बल्कि सुपर गॉड दायरे की अन्य शक्तियां भी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानती थीं। क्या हो रहा है? म्यू चेन आया, शियाओ चांगले भी आया। अभी जो हंगामा हुआ उससे वे कैसे घबरा नहीं गए? राजकुमार दिव्य शेरों ने चेन जियांग को मारने के लिए अपना रजत शेर भेजा था। अब जबकि रजत शेर मर चुका है, वह अभी भी चेन जियांग के साथ परेशानी मोल लेना चाहता है। महल प्रमुख, मुझे बताओ, क्या यह आदमी बहुत घमंडी है? उनके अधीनस्थों को खोजकर मार दिया गया है, फिर भी वे हमारे दरवाजे पर आकर स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत करते हैं। लुओ त्यानजुन ने आक्रोश से कहा। राजकुमार दिव्य शेर चेन जियांग को मारना चाहते थे। इस पर म्यू चेन की भौहें तन गईं। उसने राजकुमार दिव्य शेर की ओर देखा और बर्फीली आवाज में पूछा, क्या ये सच है? मैंने सिल्वर लान को उसे मारने के लिए नहीं भेजा था। मैं सिर्फ उसे पकड़कर वापस लाना चाहता था। लेकिन अगर वह विरोध करता है तो बहुत संभव है कि सिल्वर लान उसे मार डाले, इसलिए मुझे उससे पूछना होगा। राजकुमार दिव्य शेरों का स्वर उदासीन था और वास्तव में उसे कोई डर भी नहीं लग रहा था। ये वैसा ही था जैसा कि यूएर ने कहा था, वह दुनिया में बेजोड़ लग रही थी।
ओल्ड आयरन कॉक ने व्यंग्य किया, इस आदमी का मतलब यह है कि अगर वह चेन जियांग को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजता है तो चेन जियांग को विरोध नहीं करना चाहिए। पकड़े जाने पर कौन विरोध नहीं करेगा? म्यू चेन ने कहा, कृपया बताएं कि आप चेन जियांग को क्यों पकड़ना चाहते हैं। राजकुमार दिव्य सिंह ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि उसने एक ऐसे दुश्मन को बचाया जो मुझे मारना चाहता था, वह मेरा दुश्मन है। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपने बिना किसी कारण के क्यूशी के भाई को मार डाला, इसलिए ये स्वाभाविक है कि क्यूशी आपसे बदला लेने के लिए आएगा। वह मेरा बड़ा भाई और मेरा दोस्त है, इसलिए अगर मैं उसे बचा लूं तो क्या होगा? कोई बात नहीं, तुमने उसे बचाया है, वह मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं। राजकुमार दिव्य सिंह ने व्यंग्य किया, चूंकि तुम मेरे दुश्मन हो तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे द्वारा भेजे गए सिल्वर शेर को मार सकता हूं। चेन जियांग भी ठंडी हंसी हंसा, मैं ही था जिसने तुम्हारे उस बेवकूफ़ शेर को मारा था। तुम्हारे पास अभी भी एक सिल्वर शेर होना चाहिए, अगर अभी तुम्हारे पास एक नहीं है तो शायद तुम भी खत्म हो गए हो। जियो चांगले ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, चेन जियांग की वर्तमान ताकत उस सिल्वर शेर को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने उस सिल्वर शेर को पहले भी देखा है, यह एक सर्वोच्च दिव्य जानवर के स्तर का होना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है जिसे चेन जियांग मार सके। बेशक ये चेन जियांग नहीं था जिसने उसे मारा, ये शुई बिंग्यान था जिसने उसे मारा। अभी अभी फेंग यूजी ने शुई बिंग्यान को एक ध्वनि संदेश भेजा था जिसमें उसे चुप रहने को कहा गया था। लुओ त्यानजुन ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने मारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस आदमी ने चेन जियांग को पकड़ने के लिए सिल्वर लॉयन को भेजा था। उसने चेन जियांग को लगभग अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया था, हम उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? राजकुमार दिव्य सिंह ठंडी हंसी हंसे, ये सही है, जब उसने मेरे दुश्मन को बचाया था तो मैं उसे मारना चाहता था। मैंने रजत सिंह को उसे पकड़कर वापस लाने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि मैं उसे धीरे धीरे यातना देकर मार डालूं। अगर मैं उसे अभी मारना चाहता हूं तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? लुओ त्यानजुन हंसा और जैसे ही वह हंसा उसके हाथ में अचानक एक काली छड़ी दिखाई दी जिसमें एक अत्यंत भयानक काली शैतानी आभा थी। रुको! म्यू चेन ने लंबी छड़ पकड़ ली और चिल्लाया। ये देखकर कि लुओ त्यानजुन को रोक दिया गया था, राजकुमार दिव्य शेरों ने व्यंग्य किया, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम अभी मेरा कुछ नहीं कर सकते और तुम वर्तमान में मेरे दुश्मन भी हो, इसलिए भविष्य में अपने सर्वोच्च दिव्य महल को न छोड़ना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। लुओ त्यानजुन म्यू चेन जैसा दिखता था। म्यू चेन हॉल मास्टर था और बहुत ताकतवर भी था। ओल्ड आयरन कॉक बहुत गुस्से में था, यहाँ तक कि जियाओ चांगले ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि यह राजकुमार दिव्य शेर बहुत घमंडी था। अगर म्यू चेन यहाँ नहीं होता तो ठीक रहता, लेकिन म्यू चेन के यहाँ होने पर उसने यहाँ तक कह दिया कि वह इस सर्वोच्च दिव्य महल के हॉल मास्टर के सामने लुओ त्यानजुन को मारना चाहता था।